मेरे प्रिय मित्रों, आइए 3 दिसंबर 2020 भूमंजी ज्योतिष पाठशाला बीजेपी स्वाध्याय दिवस 82वां दिवस में मनोविज्ञान के अष्टम दिवस में 8वें दिवस में यहाँ पर नया विषय इस महीने ज्योतिष के प्रथम दिवस में। आइए ज्योतिष स्वरूप के बारे में, ज्योतिष का जो स्वरूप है उसके बारे में हम परिचय होंगे। तो इस महीने ज्योतिष के बारे में 28 दिवसीय कार्यक्रम है, इसलिए ज्योतिष के प्रथम दिवस में आइए प्रवेश करें। सर्वप्रथम सूर्य उदय कितने बजे हुआ, ये महत्वपूर्ण होता है। सूर्य उदय 6:50 में हुआ, कल के ही समय में हुआ। 6:50 से 7:50 30:40 यानी कि 1:40 हो चुका है। आइए हम भी दैनिक कार्यक्रम के अंतर्गत, दैनिक कार्य के अंतर्गत सर्वप्रथम जो महत्वपूर्ण जो कार्य है स्वाध्याय में, आइए हम भी प्रवेश करें, स्वाध्याय में प्रवेश करें, अपने कर्तव्य, अपना स्वधर्म की ओर आइए प्रवेश करें। और अस्त जो होगा वो कल के समय में होगा 17:13 में। यह हम जानते हैं कि पाठशाला के 2 भाग, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम। पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम, प्रश्नोत्तर चर्चा अर्थात पाठ्यचर्चा, 2 भाग होते हैं, प्रश्नोत्तर चर्चा और पाठ्यचर्चा। आइए बिना कुछ विलंब न करते हुए आइए प्रवेश करें प्रथम भाग की ओर। जैसे हमने बता दिया कि यहाँ पर हम जो शेष दिवस अब बचे हैं इस वर्ष 2020 के, तो जितने दिन बचे हैं उसमें हम 28 दिवसीय जो 29 दिन बचे हैं, जिसमें 28 दिन आज से 3 दिसंबर 2020 से लेकर के 24, फिर मध्य में एक दिन 25 दिसंबर आएगा, क्रिसमस डे आएगा। थोड़ा उस क्रिसमस डे के बारे में बात कर लेंगे, तो वहां पर बात नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर हमने 24 लिखा है। फिर 26 से 31, तो कुल मिला के 28 दिन होते हैं, तो 28 दिवसीय ये कार्यक्रम हो जाएगा। बीच में 25 दिसंबर आएगा, थोड़ा क्रिसमस डे क्या है उसको थोड़ा समझने का प्रयास उस पर पाठशाला कर लेंगे। तो इसमें इस तरह 28 प्लस 29 दिन अभी शेष हैं। आज के दिन को मिला करके 29 दिन शेष हैं इस वर्ष के, इसलिए हम इसको 28 दिवसीय कार्यक्रम ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी के बारे में समझने का प्रयास हम करेंगे। इसका स्वरूप क्या है, उसका नेचर क्या है, उसको समझने का प्रयास, उसमें करना क्या है हमको, उसको देखेंगे। 2 महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर हैं। एक महत्वपूर्ण बात जो है, जो हमें ख्याल रखनी है, उसके अंदर 2 महत्वपूर्ण बात हैं, 2 महत्वपूर्ण सीढ़ी हैं, 2 महत्वपूर्ण सीढ़ी हैं। किसको पाने के लिए, सत्य को या परमात्मा को पाने के लिए 2 महत्वपूर्ण सीढ़ी होती हैं, बात है। वो 2 बात कौन सी है? 2 बात में पहले भी हमने कहा, जब हम उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र को हम समझने का जब हम प्रयास कर रहे थे, वहां पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय जो द्वारा जो पहला प्रश्न पत्र था, उसमें जो पुस्तक का नाम दिया गया था ब्रह्मांड एवं काल दिया गया था। तो जब वहां पर ब्रह्मांड को हम समझने का, यूनिवर्स को समझने का हम प्रयास कर रहे थे, तो वहां पर ब्रह्मांड का एक जिक्र आया था, और हमने वहां पर कहा था कि ब्रह्मांड मतलब ब्रह्म प्लस अंड होता है। तो 2 ही सीढ़ी होती हैं, 2 ही बात होती हैं सत्य को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए। तो पहली सीढ़ी जो है, पहली जो बात है वो है ब्रह्म, दूसरी सीढ़ी, दूसरी बात है अंड। या इसी को ही हम दूसरा नाम दे सकते हैं कि ब्रह्म को साधना का केंद्र हम कह सकते हैं, और अंड को हम साधना की परिधि कह सकते हैं। ये सेंटर और ये सर्कमफ्रेंस, परिधि, या हम इसको अन्य नाम से और हम कह सकते हैं, सूचित कर सकते हैं अन्य नाम से, साधना की आत्मा ब्रह्म को, दूसरा साधना का शरीर अंड को। तो 2 महत्वपूर्ण सीढ़ी, 2 महत्वपूर्ण बात सत्य को, परमात्मा को पाने की, आत्मा को पाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, बाकी हमने तो पा ही लिया है, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण बातें, ये परमात्मा का जिक्र क्यों कर रहे हैं?
मतलब कुछ ऐसा जहां पर जो बहुत लंबे समय में क्या हो चुका, वहां पर अंतराल हो चुका है। मतलब जैसे हम परमात्मा की बात कर रहे हो, घर की जैसी बात हो रही। हम घर नहीं, हम विद्यालय में अभी हैं, हमें घर जाना है, तो घर की जैसी बात के लिए परमात्मा या सत्य की उसको बात हम कर रहे हैं। सत्य और परमात्मा मतलब क्या, घर जाने जैसी बात है। हम विद्यालय में हैं, एक होता है विद्यालय में, एक होता है घर में। तो घर में रहने की जो बात है, जो घर में जो हमारा जहां पर घर है वहां की रहने की, घर में हमारा घर कहाँ है, इसकी रहने की बात अथा शक्ति की, अथा परमात्मा की बात हम कर रहे हैं। तो साधना की आत्मा, साधना का शरीर हम इसको कह सकते हैं। तो ब्रह्म और अंड से ब्रह्मांड बना, तो ब्रह्मांड मतलब साधना का केंद्र, साधना की परिधि, या साधना की आत्मा, या साधना का शरीर। तो साधना का शरीर, साधना की आत्मा, अर्थात फिर तीसरा क्या होगा, साधना का परिणाम। ये हम नाम कह सकते हैं। एक दिन चर्चा लिखा है हमने कि एक दिन मतलब क्या हो, पूरा एक दिन हमें पहले साधना के शरीर के बारे में, अर्थात जो साधना का शरीर अर्थात विज्ञान, साधना की आत्मा अर्थात धर्म, तो हमें एक दिन ऐसा कार्य, एक दिन ऐसी चर्चा करनी चाहिए जो साधना का शरीर से संबंधित हो, और एक दिन चर्चा ऐसी करनी चाहिए जो साधना की आत्मा से संबंधित हो, और एक दिन चर्चा ऐसी करनी चाहिए जो साधना का परिणाम हो, या इसको साधना की सिद्धि भी कहते हैं। एक और नाम दे सकते हैं इसका, तीसरा नाम भी दे सकते हैं। साधना की भूमिका वही अंड को बता रहे हैं, साधना वही ब्रह्म को बता रहे हैं, और साधना की सिद्धि अर्थात ब्रह्मांड को बता रहे हैं। ये तीन इस नाम होते हैं, या और नाम भी कह सकते हैं। साधना का शरीर यानी कि अंड जो है, इसको हम आवरण भी कह सकते हैं, मतलब बाहर का परिधि में जो हम बात कर रहे हैं ना, तो बाहर जो है, बाहरी बाहर हो उसको आवरण कहते हैं। किसी चीज को बाहर से ढका हुआ हो, अंदर कुछ, जैसे बीज है एक फल में, बाहर से पूरे उसका ऊपर होता है, आवरण तो होता है। पृथ्वी ले लो, पृथ्वी के अंदर क्या है, अग्नि का गोला है, लेकिन बाहर से पूरा सब ढका हुआ है, तो अंदर में जो है और बाहर जो आवरण है, ऐसे ही। तो इसलिए इसको आवरण हम कह रहे हैं अंड को। दूसरा, ब्रह्म को अध्यात्म, और ब्रह्मांड को हम अस्तित्व। तो अस्तित्व में दो ही चीज है, एक है अध्यात्म, एक है आवरण, या विज्ञान इसको हम कह सकते हैं, या इसको हम अध्य कह सकते हैं। अब यहाँ पर अध्यात्म लिखा है, अध्ययन आत्मा। अब हम सोच रहे थे कि इसको औ से ही बनाए, यहां से अस्तित्व बन चुका है, यहां से अध्यात्म बन चुका है, यहां से औ से कोई शब्द नहीं बन रहा है, तो हमने इसको अध्य कहा। अब इसका अध्यात्म का मतलब क्या था, ऐसा अध्याय जो आत्मा, जो मूल से संबंधित हो, और जहां पर मूल और जो परिधि है, मूल और जो प्रकृति है, उसको योग को हम अस्तित्व कहते हैं। अस्तित्व में दो ही चीजें, एक मूल है, एक प्रकृति है, या इसको मूल को पुरुष भी कहते हैं, पुरुष या प्रकृति। जो मैं सांख्य योग में 25 तत्व बताए हैं वहां पर। तो यहां पर हम अध्याय आत्मा का अर्थात हमारे मूल का, और यहां पर अध्या आवरण ऐसा कह सकते हैं, अध्य आवरण, ऐसा अध्याय जो आवरण के बारे में हो, इसलिए एक शब्द बन जाएगा। तो एक नया नाम यहां पर दे रहे हैं हम, अध्य आवरण। क्या बनेगा, अध्य आवरण, अर्थात अंड, साधना की परिधि, साधना का शरीर, साधना की भूमिका, या कहो अध्य आवरण कहो, या बन सकता है ये अध्यावरण बन सकता है अगर संधि विच्छेद हम करें, क्योंकि यहाँ पर अध्य में अ है, यहाँ आ है, और आ से यहाँ पर आ बन जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। यहाँ पर दोनों का संधि है, दोनों का जब ब्याह कराएंगे, अध्य और आवरण का दोनों का अगर हम जब ब्याह कराते हैं, विवाह कराते हैं,
तो वैसे क्या बन जाएगा, अध्यावरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अध्या, यहां से अ इसमें जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो यौ है, यौ के पीछे भी अ है, याद हमें रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि जैसे इसको हम इत संज्ञा वाले बनाएंगे तो पीछे अ आता है। हमने कहा था कोई भी स्वर में जो भी कोई भी कॉन्सोनेंट में क्या होता है, उसमें पीछे स्वर जरूर जुड़ा होता है। स्वर में मतलब प्रथम जो अ है, जो एक शब्द है जो सबके पीछे होता है। यो, रो, लो, वो, हो, मो, सबके पीछे अ जुड़ा है। तो इसलिए अध्य हमने कहा तो अध्य, यो में भी अ है, तो अ और आ से आ बन गया, तो अध्यावरण बन गया। तो यहाँ पे एक नया शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा कि अस्तित्व, हम औसे ही कह रहे थे कि औसे कोई शब्द बने, तो बन चुका है ये। हमने पहले आवरण लिया, लेकिन आवरण कहा तो यहाँ पर आ बनना था। थोड़ा सोच रहे थे, कुछ चिंतन कर रहे थे कि यार कि यहाँ पर हम नहीं, तो हम पहले लिख रहे थे कि अस्तित्व, अध्यात्म और विज्ञान लिख रहे थे, लेकिन ठीक जैसा नहीं लगा। कुछ नया शब्द यहाँ पर ढूंढने का हम प्रयास कर रहे थे और मिल ही गया। ये अध्य हमने यहां से लिया, अध्य ये शब्द हमने अध्यात्म के यहां से लिया, क्योंकि अध्यात्म का मतलब क्या होता है, अध्याय आत्मा का। तो यहाँ पर आत्मा और कुछ ऐसे ही उसके ठीक विपरीत नहीं मिलता। जैसे हम शुभ और अशुभ कहते हैं, ठीक उसका विपरीत सुख और दुख कहते हैं, हानि और लाभ कहते हैं, जय और पराजय कहते हैं, मान अपमान, ऐसा कुछ यहाँ पर अध्य आत्मा कुछ विपरीत कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि आत्मा जो है वो परे है ना, प्रकृति बियॉन्ड दी नेचर, प्रकृति से बाहर है, इसलिए यहाँ पर उसका विपरीत शब्द नहीं मिलेगा हमको। तो फिर हमने यहीं से कुछ शब्द यहाँ पर मिलकर हमने बनाने का प्रयास किया। तो अध्य यहाँ पर हमने बनाया, तो उसको कह रहे थे कि अब कुछ नहीं बनता तो अध्य ले लेते हैं। लेकिन फिर थोड़ा चिंतन किया, थोड़ा विचार किया, तो हमने कहा चलो आवरण बना लेते हैं। लेकिन आवरण में आ बन जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर अस्तित्व में भी अ है, अध्यात्म में भी अ है, यहाँ पर आ कुछ ठीक से नहीं लगा। तो हमने यहाँ पर दोनों शब्द एक साथ लिखे, और अभी भी हमारे विचार आया कि इसको ऐसा दोनों को ब्याह करा देते हैं। तो दोनों का ब्याह कराया तो बन जाएगा अध्यावरण बन जाएगा, तो नया शब्द बन जाएगा। तो विज्ञान की बात नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अध्यावरण की बात करेंगे। तो अस्तित्व, अध्यात्म और अध्यावरण। और आवरण का मतलब क्या होता है, ऐसा अध्याय जहां पर आवरण के बारे में, जहां पर कपड़ों के बारे में, जहां पर उसका बाहरी परिधि के बारे में, जहां पर जो विज्ञान बात करता है उसकी बात कर रहे हैं। तो आवरण की जहां पर बात, ऐसा अध्याय जहां आवरण की बात, ऐसा अध्याय जहां पर आत्मा मूल की बात, जहां पर प्रकृति की बात और जहां पर मूल की बात हो, और उन दोनों का जहां हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, अस्तित्व की ही बात कर रहे हैं। इन दोनों का योग से अस्तित्व में दो चीज होती है, मूल तो है ये बात। तो हमने कहा दो सीढ़ी कौन कौन सी है, ब्रह्म और अंड, अध्यात्म और अध्यावरण। अध्यावरण है और मिलकर मिल जाता है अस्तित्व बन जाता है। तो ब्रह्मांड जो हम कहते हैं वो अस्तित्व, तो ये बना। या इसको हम ये भी कह सकते हैं, अब देखो आवरण हमने कहा, आवरण मैंने बताया शरीर या योनि भी हम कहते हैं। तो ऐसे 84 लाख योनियां होती हैं, मतलब आवरण मतलब कुछ, मतलब जैसे आत्मा है, अध्यात्म मतलब क्या, जो हम आत्मा जो मूल है। अब जो शरीर है, कोई भी काम अगर शरीर नहीं हुआ तो कोई आदमी जो कोई भी काम कर सकता है क्या, नहीं, क्योंकि इन दोनों के योग से अस्तित्व बनता है ना। पुरुष और प्रकृति के ही योग से, स्त्री और पुरुष के योग से नए बच्चे का जन्म होता है। तो ऐसे यहाँ पर भी अध्यात्म और अध्यावरण दो के योग से क्या बनता है, अस्तित्व होता है। मतलब अस्तित्व में क्या होते हैं, अध्यात्म और अध्यावरण, ये दो चीज होती है, उसको हम अस्तित्व कहते हैं। तो समझने के लिए, ख्याल में लाने के लिए उसको क्या करते हैं, अलग अलग लिख रहे हैं, लेकिन होता क्या अस्तित्व में, अस्तित्व होता है। लेकिन अस्तित्व में अगर हम कहें कि यार क्या चीज है, दो चीज महत्वपूर्ण है, दो सीढ़ी होती है, अध्यात्म और अध्यावरण। तो इसलिए हमने कहा कि यहाँ पर आवरण हमने कहा, पर आवरण मतलब क्या होता है, शरीर की हम बात करते हैं, बाहर कपड़ा जो है उसकी बात करते हैं। योनि उसको हम आवरण करते हैं। आवरण मतलब ढकना, मतलब आवरण मतलब ढकना, ढकना कहते हैं आवरण करना। मतलब जैसे हमें कोई खिड़की है, कोई विंडो है, उसको हम आवरण ढक देते हैं पर्दे से, तो पर्दा मतलब आवरण मतलब पर्दा। तो ऐसे हमें कुछ अगर अनुभव करना है, तो हमें अगर हम आत्मा, हम चैतन्य है, लेकिन उसके लिए हमें कोई ना कोई शरीर, कोई ना कोई योनि तो हमारे पास होगा, तभी तो कर पाएंगे। कोई शरीर होगा, योनि मतलब शरीर हम कह रहे हैं, कोई आप शरीर 84 लाख शरीर योनियां होती हैं, तो कोई ना कोई शरीर में तो हम अनुभव कर पाएंगे। ये तो आवरण है, कहने का मतलब है बिना शरीर के अनुभूति हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का संयुक्त ही अस्तित्व में दो चीजें, शरीर और आत्मा, चैतन्य, जड़ और चेतन। ये तो वही, उसी को हम समझाने का प्रयास थोड़ा अलग ढंग से कर रहे हैं। बात एक ही है, लेकिन थोड़ा अपना अलग ढंग है। तो अस्तित्व बना, अध्यात्म बना, अध्यावरण बना, तो ये बात होगी।
तो क्या बना? अध्यात्म, ऐसा अध्याय जो आत्मा का, ऐसा अध्याय जो आवरण का, और दोनों का मिलकर बन जाता है अस्तित्व। इसको हम या ऐसे कह सकते हैं प्रकृति और मूल, अर्थात जगत भी हम कह सकते हैं, या ये जो हम अंड कह रहे हैं, अंड को हम सृष्टि भी कह सकते हैं, सृष्टा ब्रह्म को, और सृजन, सृष्टि और सृष्टा से ही क्या होता है? सृजन होता है। इसके बाद है दृष्टि और दृष्टा, दोनों के योग से ही दर्शन होता है। अब यहां पर क्या बात आती है कि हमने दर्शन कहा, दर्शन आपने फिलोसफी आपने नाम सुना होगा, तो दर्शन मतलब एक शब्द है पीएचडी कहते हैं। शिक्षा का सबसे उच्च स्थान पीएचडी होता है। पीएचडी का मतलब क्या है? अगर आपसे कोई पीएचडी लिखना कहे तो पीएचडी आपको लिखना आ जाएगा? तो पीएचडी में पहला पी जो होगा वो कैपिटल होगा, बड़ा अक्षर का होगा, एच छोटा अक्षर का होगा, क्योंकि पीएच जो है वो क्या है? फिलोसफी का शब्द है, इसलिए इसको हम संक्षिप्त शब्द में, इसको छोटे शब्द अक्षर में लिखेंगे, लेकिन पी को बड़े में लिखेंगे। उसका बीच में थोड़ा बिंदु लगाएंगे, क्योंकि पीएचडी मतलब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो फिलोसफी शब्द है इसको हम पूरा नहीं लिख रहे, इसलिए हमने यहाँ पर इसको लाल पेन से लिखाया पीएच, फिर आगे हमने इसको काले पेन से लिखाया। तो इसका जो हमने संक्षिप्त में शॉर्ट फॉर्म में पीएचडी करते हैं, तो पी कैपिटल होगा, बड़ा वर्ड होगा, शब्द होगा, अक्षर होगा, वर्ण होगा, उसके बाद एच छोटा होगा, स्मॉल होगा, उसके बाद फिर डॉट थोड़ा बिंदु लग गया, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? फिलोसफी होता है, फिर डॉट लगाया हमने, फिर आगे डी होता है, डी का मतलब होता है डॉक्टर। तो अगर इसको हम डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कहते हैं, इसका मतलब होता है कि दार्शनिक, हम इसको कह सकते हैं। और दार्शनिक किसे कहेंगे? जो दृष्टा और दृष्टि का जैसे ख्याल रहे, वो दार्शनिक, वो फिलोसोफर, वो पीएचडी वाला कहलाएगा। किसी के आगे से डॉक्टर लग जाने से ये साबित हो जाएगा कि वो दार्शनिक है? कोई अनिवार्यता नहीं है। दार्शनिक होने के लिए महत्वपूर्ण हम ये आयाम को देखेंगे कि उसने वो दृष्टा और दृष्टि का उसको ख्याल है नहीं, मतलब विस्मरण जो हुआ उसका स्मरण हुआ ही नहीं हुआ। अगर दृष्टा और दृष्टि, वही बात कर रहे हैं, सीढ़ी दो सीढ़ी होती है, ब्रह्म और अंड, साधना का केंद्र, साधना की परिधि, साधना की आत्मा, साधना का शरीर, साधना, साधना की भूमिका, अध्यात्म, अध्यावरण, मूल, प्रकृति, सृष्टा, सृष्टि, दृष्टा, दृष्टि, इन दो बातों का जिसका ख्याल है, अर्थात वो दर्शन करता है। ख्याल लेना चाहिए। मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, कभी मंदिर देखने नहीं जाते। हम मंदिर को देखने गए थे ऐसा नहीं कहते, हम मंदिर में दर्शन करने गए थे कहते हैं। तो दर्शन का मतलब क्या होता है? वहां पर दृष्टा और दृष्टि, देखने वाला और जो जिसके द्वारा देखा जा रहा है। आंखों के द्वारा हमने, दृष्टि के द्वारा हमने, आंख से हमने देखा, और आंख के पीछे जो था, जो दृष्टा, जो देखने, जिसका नाम, जिसका स्वभाव दृष्टा, में देखने वाला जो है, देखने वाला, और जिसके द्वारा, आंख के द्वारा देखा गया। तो ये आंख के द्वारा जो हमारी जो आंख है, ये क्या है? ये अध्यावरण है। ये क्या है? अध्यावरण है। और जो हमारे जो अंदर देखने की जो संवेदना है, जो वो क्या है? वो अध्यात्म है। वही हमने जिक्र करा था कि जो इलेक्ट्रिसिटी, जो विद्युत है, और जो बल्ब है, तो बल्ब क्या है? अध्यावरण है, अर्थात विज्ञान हम तो कह सकते हैं, लेकिन हम विज्ञान तो नहीं कहेंगे, हमारा नया शब्द हमने आविष्कार किया है, तो नया शब्द बोलेंगे, अध्यावरण बोलेंगे। तो अध्यावरण है, जो बल्ब जो कह रहे हैं बाहर, जो वो है, वो बॉडी जो है, वो बाहर जो है, वो आवरण है, जो उसके अंदर फिर क्या है? बिजली आएगी। जैसे बटन को ऑन करेंगे, बटन का दबाएंगे, तो वैसे क्या देखेंगे? बिजली जल जाएगी। तो बिजली जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो विद्युत जो है, वो क्या कहलाएगा? अध्यात्म कहलाएगा। लेकिन जैसे जो बटन जो बाहर है, आप अगर बल्ब ही नहीं हो तो क्या बिजली, कमरे में अगर बल्ब ही नहीं है तो बिजली हमें दिख जाएगी? मतलब हमको प्रकाश मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही होता है। इसलिए भी उसको हमने आवरण को, अध्यावरण को हमने योनि था, हमने आवरण इसलिए हमने कहा कि कुछ न कुछ हमें अगर चेतन में अगर अनुभव करना है तो उसके लिए हमारे पास आवरण, हमारे पास शरीर होना चाहिए, तब जाके उसको हम जो अनुभव है अनुभव कर सकते हैं। जैसे उदाहरण, हमने बल्ब, और बल्ब का अगर हमें प्रकाश हमें चाहिए तो बल्ब होना चाहिए, अर्थात अध्यावरण होना चाहिए, तब जाके फिर, और अध्यात्म तो है ही ये चीज। तो दृष्टि और दृष्टा दर्शन की बात हमने समझ ली। अब इन दोनों के मध्य एक शब्द होता है दर्शक। दृष्टा और दृष्टि और दर्शन, जो दृष्टा है, अब दर्शक कौन कहलाएगा? मैच चल रहा है, देखने वाले सब दर्शक कहते हैं हम। लेकिन जो दर्शक हैं, वो दर्शक की, वो क्या दर्शन कर पा रहे हैं?
मतलब दर्शक, दृष्टा और दृष्टि और दर्शन करने वाला जो व्यक्ति है उसको हम दर्शक कहते हैं। जो दृष्टि, दृष्टा और दर्शन करने वाला जो व्यक्ति जो है उसको हम दर्शक कहते हैं। दर्शक मतलब होता है कि दृश्य को देखने वाला, दृश्य को देखने वाला, अर्थात दृष्टा और दृष्टि का एक रूप हो जाना तो दर्शन कहलाता है। और दर्शक के द्वारा जो दृश्य का जो दर्शन हो रहा है, एक अदृश्य होता है, एक दृश्य होता है, जो दिखाई दे रहा है उसका जो दर्शन कर रहा है करने वाला जो है वो दर्शक कहलाएगा। लेकिन क्या जो दर्शक कर रहा है क्या उसका ख्याल है वो दृष्टा और दृष्टि का दोनों को ख्याल में रखते हुए दर्शन कर पा रहा है? उसका दर्शन देखना भी हो सकता है केवल, दर्शन होगा ये अनिवार्य नहीं है, क्योंकि दर्शन करना फिलोसफी एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत उच्चतम शिखर की बात है। क्यों? क्योंकि दर्शन करने के लिए दृष्टा और दृष्टि दो चीज की आवश्यकता होती है। अर्थात दो चीज मतलब दो तीर, मतलब क्या कर रहे हैं, एक तीर, दो तीर, हमें दो चीज हमें दिखाई देनी चाहिए, एक देखने वाला और एक जिससे देखा जा रहा है। एक आंख का दर्शन और जिससे आंख को देखने की, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, जिसको हम देखने की, जिसके एक आंख तक माध्यम है, एक साधना का एक आवरण है, एक अध्यावरण है। एक क्या है? आवरण, एक पर्दा जिसके माध्यम से हमें देख पा रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए आंख कमजोर हो गई तो चश्मा है, चश्मा क्या एक आवरण तो है, अध्यावरण है, केवल एक माध्यम है ताकि हमें दिख जाए। तो आंख कमजोर हो चुकी है, आगे हम नहीं देख पा रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो नहीं देख पा, हमें दिखाई नहीं दे पा रहा है, तो उसके लिए अध्यावरण की हमें, आवरण की हमें आवश्यकता होती है, एक साधन की आवश्यकता है। इसलिए तो हमने साधन कहा, इसको क्या कहा? साधना की भूमिका कहा हमने, साधना का शरीर कहा हमने, साधना की परिधि हमने कहा इसको। तो एक ऐसा चीज है जिसे हम देख पाए और दिख जाती है, और देखने का हमारा पहले पाया है। लेकिन थोड़ा आवरण, जो हमारा आवरण था वो क्या हो गया, थोड़ा उसमें धुल्लापन आ गया, उससे हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो इसलिए फिर अध्यावरण, दूसरा आवरण हमें लाएंगे, उसके माध्यम से चश्मा लाते तो हमें फिर आंख वो चीज शब्द हमें स्पष्ट दिखाई देना लग जाता है। तो लेकिन पीछे जो दृष्टा है वो तो देखना वाला तो देख ही रहा है, चाहे आंख अच्छी हो, चाहे आंख में कुछ प्रकाश की कमी हो गया, तब भी उसमें कुछ नहीं होता है। लेकिन थोड़ा प्रकृति जो हम बात करें, जो साधना की परिधि है, साधना का शरीर है, साधना की भूमिका है, ये जो साधना की भूमिका, जो साधना का हम शरीर कह रहे हैं, यहां पर ही परिवर्तन होता है। इसी को हम प्रकृति हमने कहा, ये बात हम ख्याल रखनी। अब दूसरी बात महत्वपूर्ण हमें बात रखनी है, इन दोनों के मध्य एक मन होता है, एक माइंड होता है, उसको हम धर्म कहते हैं। उसी के लिए पूरी शिक्षा व्यवस्था है। वो अगर इस बात को समझ जाएगा तो पूरी बात समझ में आ जाएंगी। माइंड, मन, दोनों के बीच में सेतु का, ब्रिज का काम करता है, वो मन है, वो माइंड है। आंख, कोई भी हमारी इंद्रियां, चाहे 10 इंद्रियों में कोई भी इंद्रिय हो, शरीर तो एक संयुक्त शब्द हमने कहा, पूरे अंगों के योग को हम कहते हैं शरीर कहते हैं। उसमें शरीर, यहाँ पर साधना का शरीर ने कहा है, शरीर के उदाहरण के कह सकते हैं, लेकिन वैसे हम यहाँ को शरीर, मतलब हम अस्तित्व ब्रह्मांड कह रहे हैं, तो ब्रह्मांड भी, या इसको हम शरीर भी कह सकते हैं। शरीर के अंदर करके आता है, मूल और प्रकृति आती है, उसको हम शरीर कहते हैं। कोई बात नहीं, वो साधना के शरीर ने कहा वो भी ठीक है, साधना की परिधि कहा, साधना की परिधि या साधना का शरीर कहा वो भी ठीक है, क्योंकि शरीर पूरा वाला क्या है, वो बाहर से दोनों का युक्त होता है। मूल का ज्यादा हमारा उसके बारे में ज्यादा हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उसके लिए बहुत गहरी आंख की आवश्यकता होती है। इसलिए वो भी कहना भी ठीक है, वो भी ठीक है, चल जाएगा, शरीर कहने से भी काम चल जाएगा, साधना का शरीर कहने से भी काम चल जाएगा। तो कहने का मतलब है, कोई भी काम क्या है, जो इंद्रियां हैं, कोई भी हम काम करते हैं, हम कहते हैं यार मैंने किसी को मार दिया, मैंने कुछ किसी कर दिया, मैंने उसको डांटा, मैंने उसको, उसने मेरे को दुखी कर दिया, ये सब हमारे क्या है, ना समझ की, ये सब केवल रोग, केवल हमारे मन में बैठाई हुई बात है, धरी हुई बात है, रटी हुई बात है, उधार ली हुई बात है। ये दर्शन की बात नहीं है, फिलोसफी की बात नहीं। जब हम दर्शन करेंगे, दृष्टा और दृष्टि को देखने वाले बनेंगे, क्योंकि हमारा स्वभाव तो दृष्टा होना है। हम क्या है, कृष्ण है, चैतन्य है, उसका हमें स्मरण नहीं है, इसलिए मेरे हमसे होते हैं। अब कहते हैं कि हमने इसको चांटा मारा, आपका स्वभाव दृष्टा देखना है, आप किसी को चांटा कैसे मार सकते हैं? लेकिन अब इस बात को समझाने के लिए हमें क्या कर, अध्यावरण की प्रकृति अर्थात विज्ञान के तल पर समझाना पड़ेगा। तो वहां पर हमें एक सीमा तक समझा पाएंगे, एक सीमा पर एक सीमा आ जाएगी, लिमिटेशन आ जाएगा, फिर हम समझा नहीं पाएंगे। फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर उसके लिए हो सकता है कि बहुत लोग यार कैसी बातें करता है,
बहकी बहकी बातें करते हैं। तो वहां पर के लिए विशेष व्यक्ति, योग्य व्यक्ति पर ही बात करनी चाहिए। उसके लिए जिसको थोड़ा दृष्टा के बारे में थोड़ा ख्याल जिसको हो, उस इसलिए हम उसकी जिसका दृष्टा के बारे में ख्याल है उसके साथ ही सत्संग करना चाहिए। तो ये की बातें आ सकती हैं, लेकिन मूल बात ये होती है कि दृष्टि और दृष्टा ये दो बात महत्वपूर्ण होती हैं। तो दृष्टि के बारे में क्या होता है, हाथ कान जो हमारी इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां जो हैं, ये क्या है कि एक तथस्थ हैं। ये क्या है, तथस्थ हैं। ये जो हैं मन के द्वारा जो प्रेरणा मिलेगी उसके द्वारा वो काम करेंगे। अर्थात कोई भी सृजन जो होता है, चाहे वो सृजन हो या विध्वंस हो, वो शरीर के माध्यम के द्वारा, शरीर के एक साधन के द्वारा काम होता है। शरीर तो केवल एक माध्यम है, एक मीडियम है जिसके द्वारा काम होता है। उसके लिए हम सृजन दशा में भी उपयोग कर सकते हैं, विध्वंस दशा में भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण होता है कि हमारा मन कैसा है। मन की मनोचिकित्सा हुई, मन का उपचार हुआ, मन की साइकोथेरेपी हुई, मन का ट्रीटमेंट हुआ या न हुआ, यह महत्वपूर्ण होता है। जैसे ही हमारा मन का ट्रीटमेंट हो जाता है, उपचार हो जाता है, साइकोथेरेपी हो जाती है, मनोचिकित्सा हो जाती है, तब जो हम शरीर के द्वारा जो हम काम करेंगे उससे सृजन होता है। और जब हमारा मन बीमार में मनोपचार उसका नहीं हो रहा होता है, साइकोथेरेपी नहीं हुई है, उसका उपचार नहीं हुआ है, साइकोथेरेपी ट्रीटमेंट उसका नहीं हुआ है, तो उसी से उसी मन के द्वारा जो प्रेरणा मिलती है उसके द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, उन्हीं इंद्रियों के द्वारा क्या होता है, विध्वंस होता है। तो ये शरीर जो है, तो इसलिए हमने कहा कि एक दिन तीनों को एक दिन का हमें अलग अलग चर्चा करनी चाहिए। कि एक दिन ऐसा दिन बनाए जहां पर हम साधना की परिधि अर्थात प्रकृति को ही समझेंगे। एक दिन ऐसी चर्चा जहां पर हम केवल केंद्र को, आत्मा ही को समझने का प्रयास करेंगे। और जब दोनों बात समझ में आएगी तो एक दिन ऐसा बनाना चाहिए जहां पर साधना का परिणाम अर्थात ब्रह्मांड को समझने का हम प्रयास करेंगे, अस्तित्व को समझने का प्रयास। तो 3 दिन कम से कम ऐसे निकालें जहां पर हम इन 2 बात को समझ में आ जाए, और तीसरे दिन क्या करें, इसको हम जो ब्रह्मांड जो अस्तित्व है उसको हम समझ पाए। ये 3 बातें जब समझ में आ जाएंगी तो फिर आपका जीवन आनंद महसूस हो जाएगा। तो मन क्या है, मन का अगर उपचार हो चुका है तो उसी मन की प्रेरणा मिलेगी। और मन का उपचार मतलब मन आप क्या है, आत्मा के पीछे चलता है, जो हमारा स्वभाव जो मूल है उसके पीछे चलता है। तो उससे कोई भी काम फिर इंद्र से कराएंगे तो उससे क्या होगा, सृजन होगा। अगर मन का उपचार नहीं हुआ है, आत्मा पीछे है, कृष्ण और अर्जुन का मैं देखा है कि अर्जुन आगे से अगर रथ चला रहा है, कृष्ण अगर पीछे बैठे हैं, तो ये स्थिति जो है वो क्या है, डायलिसिस है, बीमारी की स्थिति है, ये रोग, इसका उपचार क्या हो सकता है। लेकिन जिस दिन कृष्ण सारथी जाते हैं, अर्जुन पीछे बैठ जाता है, अर्जुन मतलब मन और कृष्ण मतलब आत्मा चैतन्य, उस दिन हमारा कोई भी हम शरीर से काम कराएंगे वो काम सृजन दिशा में होगा। तो ख्याल लेना चाहिए, कोई भी सृजन, कोई भी विध्वंस जो होता है उसके लिए शरीर केवल क्या होता है, एक साधन का काम करता है। आपने एक चांटा मारा, आप इस हाथ से आप चांटा भी मार सकते हैं, किसी को पीट भी सकते हैं, इसी के माध्यम से आप सत्संग भी कर सकते हैं, ताली भी जा सकते हैं, तो उससे आप उपकारी परोपकार भी कर सकते हैं, दान भी दे सकते हैं। ये हमारे ऊपर, तो शरीर एक क्या साधन है, ये हमें ख्याल रखना चाहिए। अर्थात 1-2 महत्वपूर्ण बात है, या हम इसको कहते हैं कि हुस्न और जिस्म। तो जो हम अध्य आवरण कह रहे हैं होता है हुस्न अर्थात शरीर, जो बाहर का जो पदार्थ है उसकी बात करते हैं, और जिस्म मतलब जो हमारा आत्मा है उसको हुस्न कहते हैं। तो जिस्म और हुस्न और जिस्म, ये इसके योग से क्या बनता है, परमात्मा, भगवान। चलिए, तो ये बात हमने समझ ली है। तो दार्शनिक, पीएचडी का मतलब होता है दार्शनिक, और दार्शनिक मतलब प्रश्न होता है क्यों। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्यों का हमें उत्तर थोड़ा समझने का, अगर हम जब दर्शन करते हैं तो वहां से हमें वाई का आंसर यहाँ पर मिलता है। वाई का हमें थोड़ा क्या है, प्रश्न के उत्तर हमें मिलते हैं यहाँ से, और यहाँ जो हम बता रहे हैं यहाँ से हमें जो यहाँ पर विज्ञान की हम बात करें, यहाँ पर 2 बात आती हैं। यहाँ पर तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा। अगर कहें कि दर्शन जो है, दर्शन तो इन दोनों के योग से कहलाएगा, तो वाई मतलब क्यों है, अस्तित्व में क्यों का प्रश्न हमें थोड़ा समझ में आ जाता है। जब दृष्टि रहता है तो हमें दर्शन जब हम करते हैं तो वहां से वाई का हमें थोड़ा समझ में आ जाता है, तो ख्याल जैसा स्मरण हमें आ जाता है। लेकिन जो अध्य आवरण कह रहे हैं यहाँ पर हाउ का प्रश्न और वट, मतलब विज्ञान की बात होती है, विज्ञान कहता है कि हाउ मैंने कैसे और वट मैंने क्या और कैसे के बीच की खोज जो होती है, खोज उसके बीच शोध, उसके बीच अनुसंधान। अब अनुसंधान भी क्या आता है, अनुसंधान मतलब खोज और शोध के योग को अनुसंधान कहते हैं। जैसे हम दृष्टि और दृष्टा के योग से दर्शन बनता है, मतलब अस्तित्व है,
वैसे ही यहाँ पर खोज और शोध के योग से बनता है अनुसंधान। चलिए, तो ये बात हमने समझ ली है। बाकी हम कल की पाठशाला में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे 2-3 बातें। और यहाँ पर आज तुमने केवल इसकी स्वरूप को थोड़ा समझने का प्रयास, ज्योतिष का भी यही स्वरूप है। ज्योतिष का स्वरूप थोड़ा क्या है, दृष्टा के बारे में कुछ खोज करना। अब जो खोज करेंगे उसके लिए माध्यम तो ये अध्यावरण का ही होगा, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, अध्यात्म कि ही जो मूल जो है व्यक्ति के अंदर जो चैतन्य है, आनंद महोत्सव पूर्वक है जीवन जी है, यही ज्योतिष का प्रयास है, यही अंतस खोज है। चाहे वो हाथ की रेखाएं से लेके हो, माथे की रेखाएं से लेके हो, अंतस में हमारे चक्र हो, हमारा शरीर हमें कैसा मिला है, कुछ शरीर के तल पर हो या हमारे मन के तल पर हो या हमारे आत्मा के तल पर, जो भी हमारे चिन्ह हैं, कहते हैं ना तिल बाएं हो दाएं हो, ये चीज भी होता है। तो चिन्ह जो हमारे निशान हैं, उस सब की खोज मतलब क्या है कि आपको कैसे स्मरण आ जाए अपने घर का, अपनी आत्मा का स्मरण कैसे आ जाए, वही खोज है, वही शोध है। उन दोनों के योग से खोज, सृष्टि, खोजना, दृष्टा, और योग से बनता है अनुसंधान। खोज शोध से बनता है अनुसंधान, और अनुसंधान भी क्या है, दर्शन के। जो व्यक्ति दर्शन कर रहा है अर्थात अनुसंधान कर रहा है, हम कह सकते हैं। तो ये बातें हैं आगे की। हम यहाँ पर 28 दिवस में पहला दिवस पूर्ण होता है, 27 दिवस में शेष 27 दिन बचे हैं। उसके अंदर 25 तारीख को क्रिसमस डे आएगा, थोड़ा क्रिसमस डे के बारे में बात करेंगे। उस दिन यहाँ पर हम ज्योतिष के बारे में बात नहीं कर पाएंगे। तो शेष 27 दिन की बात हम उस ज्योतिष के अन्य विषयों पर, स्वरूप को समझने का प्रयास, नेचर को समझने का प्रयास करेंगे। आगे ज्योतिष में काम करना है, उसमें महत्वपूर्ण बात है, उनको समझने का प्रयास करेंगे। एक सूत्र है यहाँ पर, फिर बात अगली हम पाठशाला के दूसरे भाग में प्रवेश करेंगे। दूसरी बात है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, शुद्ध है केवल मनुष्य की दुर्दम जीविसा, वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। ऐसे हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमने कहा था कि जीवन कल चुनौती हमने बात की थी। जो संघर्ष नहीं करता है, जो जूझता नहीं है, तो उसके अंदर कुछ विकास, कुछ परिवर्तन की हम आशा नहीं कर सकते हैं। जो चुनौतियों का ही सामना नहीं करता। कल हमने बात की थी कि कोई व्यक्ति क्या करता है, प्रयास करता है, ट्रायल करता है, ट्रायल करने में कुछ मिस्टेक मतलब गलती होती है, भूल होती है, और उसका फिर पुनः प्रयास वो करता है। फिर वो प्रयास करने के बाद सूझ उसको आती है, सेंस उसको समझ में आती है बात। लेकिन हम प्रयास ही नहीं करते हैं, हम संघर्ष को ही नहीं लेते हैं, हम चुनौतियों ही नहीं लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति चुनौती ही नहीं लेता, इसका मतलब उसके जीवन से फिर हम आगे उस आविष्कार को सृजन होगा, उसकी हम आशा नहीं कर सकते। लेकिन जो चुनौतियों पूरी चुनौतियों को लेता है, तो उससे हम आशा कर सकते हैं कुछ आविष्कार की, कुछ सृजन की। तो संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है, वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ बताना चाहते हैं। एक सूत्र है, सप्तम का चमत्कार है। नामदेव ने कहा, संतों ने कहा था कि पेड़ों में जीवन होता है। मैं पैर की खाल उतार कर देख रहा हूं कि क्या छाल या खाल उतारने से दर्द होता है। अब देखो ना, यहाँ पर हम ये खाल और छाल बोल रहे हैं, तो खाल तथा छाल जो भी है, दोनों की बात है। छाल या खाल, खाल मतलब वही आवरण की बात कर रहे हैं। खाल ऐसा अध्याय जहां पर आवरण के बारे में, जहां पर छाल के बारे में बात करें, जहां पर खाल के बारे में बात करें। अब देखो खाल के बारे में, ये दर्द हो क्यों रहा है? हुआ तो कष्ट है। अगर हम कर तो रहे हैं शरीर पर, एक कष्ट होता है, एक दुख होता है। तो दुख हमेशा मन को होता है, कष्ट शरीर को होता है। लेकिन शरीर क्या है, जड़ है, ये हमें ख्याल रखना चाहिए। लेकिन उसमें कुछ चैतन्य है, कुछ आत्मा है, तभी जाकर उस दर्द का अनुभव मन के माध्यम से। खैर आप यहाँ पर आप देखो, मन का भी जो आत्मा है, उसका भी स्वभाव क्या है, दृष्टा होना है। वहां पर वो आवाज नहीं करेगा। जो हम आवाज जो करते हैं, वो पूरा मन के माध्यम, मन के द्वारा होता है। तो मन क्या है, विचारों का समूह है। तो मन को ही क्या होती है, मन को ही दुख होता है। कभी आत्मा को और शरीर को कभी दुख नहीं होता है। ये आप अनुभव कर सकते हैं। हो सकता है कभी किसी दिन कोई मुर्दा हो जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसे शरीर में करके देखना, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके देखना, तो पता चल जाएगा कि कुछ नहीं होगा। लेकिन उससे पहले ठीक, अगर 1 घंटे से पहले करो, जब जीवन में था, तो उस समय इसको दर्द होता, उसमें बोल रहा था, चल रहा था, फिर रहा था। तो ये जड़ और प्रकृति, ये अंतर है। जड़ अर्थात प्रकृति और मूल चेतन और जड़ में यही अंतर है।
तो चेतन के कारण इन दोनों के संयोग से सामंजस्य से क्या होता है, जीवन होता है, ये हमें ख्याल रखना चाहिए। तो आइए प्रवेश करें पाठशाला के द्वितीय भाग में। द्वितीय भाग में हम ये समझने का प्रयास करेंगे, कल हमने कहा था कि हम क्या करेंगे, दो इकाई को लेने का, 2 यूनिट्स को लेने का हम प्रयास करेंगे, लेकिन कल नहीं ले पाए थे। आज हम 2 इकाई को लेंगे। कहने का मतलब यह है, पाठशाला के द्वितीय भाग में हम प्रवेश कर रहे हैं, जिसको उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय व्यक्त करता है, PSY। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न और मनोविज्ञान की प्रथम प्रश्न पत्र है, उसका जो किताब का नाम है, उसका नाम है मनोविज्ञान की मूलभूत प्रक्रियाएं। साइकोलॉजी की बेसिक प्रोसेस क्या है उसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसके अंतर्गत हमें खंड 3 को हम समझे, खंड 1 खंड 2 हमने समझ लिया है। खंड 30 को भी कल पूर्ण हो जाता, लेकिन कुछ वजह से हम नहीं कर पाए। वो जो कल पूर्ण नहीं हो पाया, कहने का मतलब है, तो कल पूर्ण नहीं हो पाया तो उसको आज पूर्ण करेंगे और अगले चतुर्थ खंड की ओर भी हम प्रवेश कर लेंगे तत्क्षण। तो कहने का मतलब है, आज की हम पाठशाला में पाठ्य चर्चा में हम पहले खंड 30 की तीसरी इकाई को लेंगे, उसके बाद खंड 4 का पहली इकाई को ले लेंगे। तो खंड 3 का नाम तो सीखना, स्मृति और विस्मृति, लर्निंग, मेमोरी और फॉरगेटिंग को हमने समझने का प्रयास, तो उसके अंतर्गत 2 इकाई को हमने कर ही लिया है। तीसरी इकाई हमने कहा था कि स्मरण और विस्मरण, मेमोरी और फॉरगेटिंग को आज समझने का प्रयास हम करेंगे। उसी के बाद चतुर्थ खंड का, उसका नाम है चिंतन और समस्या का समाधान। चिंतन मतलब होता है थिंकिंग करना, प्रश्न करना, और समस्या का समाधान मतलब प्रॉब्लम का समाधान करना। अब समस्या है, पहले तो इसका देखना चाहिए, हमें दर्शन करना चाहिए, तब जाकर उसको सॉल्व हमें करना चाहिए। पहले ही सॉल्व करने लग जाएंगे तो ये हल नहीं हो सकता। कहने का मतलब है, समस्या भी 3 तल पर हो सकती है, शरीर के तल पर, मन के तल पर और आत्मा के तल पर। फिजिकल, साइकोलॉजी और स्पिरिचुअल, तो 3 तल पर क्या हो सकती है, समस्या, प्रॉब्लम हो सकती है। और तीनों का एक साथ संयुक्त नहीं करना है। जो फिजिकल जो हमारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में हमें नहीं कर देना है। ये तो दुर्घटना ये होती है कि जो फिजिकल प्रॉब्लम है उसको भी हम क्या कर लेते हैं, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम में हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं, उसमें उसको आरोपित कर देते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिजिकल को जो प्रॉब्लम है उसको फिजिकल में ही रहने दो, भौतिक जो है, जो शारीरिक जो हमें प्रॉब्लम है उसको शरीर पर, उसको यहीं पर रहने दो, उसको वहां से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉब्लम जो हम फिजिकल जो हमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको हमें फिजिकल के ही माध्यम से उसका उपचार हमें करना है, ट्रीटमेंट करना है। फिजिकल जो हमें प्रॉब्लम हो रहा है उसको अगर हम साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल अगर करने लग जाएं तो ये ना समझी होगी। तो फिजिकल अगर प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम होंगी तो 3 प्रकार से होंगी। पहली होगी 3 प्रकार से है, होंगी क्या है, उसके नाम तो अगर नहीं होती तो यहाँ पर हम होते ही कहाँ, फिर तो हम मिल जो होते, मोक्ष निर्माण हो चुका होता, फिर जीवन में आते ही क्यों। प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम के 3 हिस्से हैं, इसका स्मरण हमें रहना है। तो पहला फिजिकली, दूसरा साइकोलॉजी हो चुका है, और तीसरा है स्पिरिचुअली। तो 3 प्रॉब्लम है और तीनों को क्रम से लेना है। पहले प्रॉब्लम हमें शारीरिक तल पर जो हमारा है, उस प्रॉब्लम को, उसकी समस्या को समाधान कर, पहले समस्या देखनी है, तब जाकर उसका सॉल्व उसको करना है, हल उसको करना है, समस्या का समाधान उसको करना है। फिर उसके बाद फिर हमें मन में जाना है, मन के बाद फिर हमें आत्मा में जाना है। तीनों का क्या है, समस्या को पहले देखना है, अर्थात दर्शन करना है। दृष्टि और दृष्टा दोनों को देखना है, तब जाके दर्शन हो पाएगा कि दोनों का पहले ख्याल, 2 सीढ़ी 2 बार ब्रह्म और अंड का ख्याल रखते हुए पहले इसको क्या करना है, समस्या का दर्शन करना है। जैसे ही दर्शन करते हैं, दर्शन करने में ही उसका समाधान हो जाता है। महत्वपूर्ण बात है, दर्शन करने से ही समस्या का समाधान हो जाता है। कभी अगर आपको हाथ कहीं पर आपको दर्द हो रहा हो, शरीर में कहीं बदन में दर्द हो रहा हो, लेकिन आप पूरे चैतन्य पूर्ण पूरी ऊर्जा के साथ अगर आप कहें कि ये रहा दर्द, तत्क्षण मन का संयोग, जो मन का जो दुख होने वाला है, तो मन से उसका तत्क्षण का संबंध टूट जाता है। और जो कष्ट होता है, थोड़ा शरीर को कष्ट हो रहा होता है, लेकिन मन को दुख नहीं होता, थोड़ा बहुत कष्ट होगा, लेकिन जो दुख की हम जो बात करें, दुख तत्क्षण विदा हो जाता है। अगर हम पूरे चैतन्य पूरा, अगर हम मन को क्या करें, ऑर्डर दें, आदेश दें, ये रहा दर्द, तो मन तत्क्षण क्या जाएगा, उसका संबंध से टूट जाएगा। और तत्क्षण हमारा थोड़ी देर में हमारा शरीर में जो बदन दर्द कर रहा था, वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि आधे से अधिक 90% क्या है, बीमारी साइकोलॉजिकल होती है, मानसिक होती है। ये हमें ख्याल रखना चाहिए। डाइजेस्ट क्या है, 10 मुश्किल से 10% होंगी शारीरिक बीमारियां। तो समस्या का समाधान 3 तल पर हमें समस्या देखनी है, उसका फिर हमें समाधान बाद में करना है। पहले उसका दर्शन करना है, फिर समाधान करना है। पहले समस्या क्या है, समस्या 3 प्रॉब्लम 3 तल पर होगी।
चिंतन थिंकिंग क्या है? विचार करना, थिंकिंग करना। थिंकिंग मतलब करना है कि क्या है अस्तित्व में, कैसे है अस्तित्व में, क्या है अस्तित्व में और कैसे है। हाउ और व्हाट। व्हाट मैंने क्या, हाउ मैंने कैसे, क्या है और कैसे अस्तित्व में आखिर क्या चीज है। मैं दुख क्या है, दुख आखिर है क्या, व्हाट मैंने क्या है उसकी, वो कहलाएगा चिंतन, वो कहलाएगा थिंकिंग। वो करना थिंकिंग, थिंक में चिंतन करना, वो कहलाएगी आखिर दुख तो हो रहा है मेरे को, ये दुख है क्या, व्हाट मैं खोजूंगा इसको क्या है और कैसे है, हाउ। क्योंकि इसकी जो हाउ मतलब क्या और कैसे की खोज का नाम चिंतन। और मनन करना, पर मन को भी मन के तल पर देखना, चिंतन मनन करना। ये क्या है, इसका चौथा खंड है। इसके अंदर पहले इकाई का नाम आएगा, पहले इकाई के इसके अंदर हम चिंतन, उसकी प्रक्रिया, उसके स्वरूप को, चिंतन क्या है, थिंकिंग क्या है, उसकी प्रक्रिया, उसके प्रोसेस को, उसके स्वरूप को, उसके नेचर को और उसके प्रोसेस प्रक्रिया को समझने का प्रयास, दो बिंदु पर यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो इसी हिसाब से चौथा खंड इसके अंदर जो पहली इकाई पूर्ण हो जाएगी और फिर पाठशाला को विराम देंगे। अब आइए हम समझने का प्रयास क्या करें। खंड तीसरे, सीखना स्मृति विस्मृति के अंदर हम तीसरी इकाई को जो कल रह गई थी उसको पहले पूर्ण करते हैं। उसके बाद चतुर्थ खंड की पहली इकाई चिंतन, इसका स्वरूप और प्रक्रिया को लेने का प्रयास करेंगे, फिर इकाई को विराम देंगे। आइए समझे। खंड तीसरा के अंदर जो पहली तीसरी इकाई है, इकाई तीसरी, खंड तीसरे के अंदर जो है उसका अंदर उसका जो तृतीय इकाई उसका नाम है स्मरण और विस्मरण। इसके अंदर इसका स्वरूप क्या होता है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, इसके भूलने का कारण क्या है और इसका संवेदी क्या है। स्मरण और विस्मरण के अंदर स्वरूप, प्रक्रिया, भूलने का कारण, स्मृति का त्रिकोणीय तंत्र क्या है। अब स्मृति का, मेमोरी का जो त्रिकोणीय तंत्र है, इसके अंदर तीन बातें आती हैं। एक होता है संवेदी, सेंसरी, दूसरा होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी, STM लिखा है, तो इसका S का मतलब होता है शॉर्ट, T का मतलब होता है टर्म, शॉर्ट टर्म, और M का मतलब होता है मेमोरी। यानी कि जो हमारी लघु, शॉर्ट मतलब होता है लघु, और T का मतलब होता है लघुत्तम, और M का मतलब होता है मेमोरी। यानी कि हमारी लघुत्तम जो हमारी याददाश्त है, जो हमारी स्मरण जो क्षमता है, उसकी हम बात करेंगे। पहला संवेदी मतलब जो कम से कम, संवेदना मतलब क्षणिक जो होती है संवेदना, और लॉन्ग टर्म लघुत्तम जो है याददाश्त हमारी जो है लंबे समय तो जो हमें याद रहता है कि हम 3 साल के थे तो हमें समय क्या था, ये जो याद रहता है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी कहलाएगा। जो हमें कल की जो बात है वो याद रहना चाहिए, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी कहलाएगी। और जो हमारे संवेदी जो एक क्षण में क्षणिक जो हो रही थी उसकी जो संवेदना हमें रहे, उसका भी जो ख्याल रहे। कहने का मतलब है जैसे शादी समारोह होता है, वहां पर तो 1, 2, 3, 4 घंटे का कार्यक्रम हो जाता है, तो उसमें कितनी बातें हमें याद रह जाती हैं। तो वहां पर 3 बातें होंगी। एक क्षणिक की जो रही होगी उसको भी आप रखते हैं, कितनी रख पाते हैं वो आपकी स्मृति पर, मेमोरी पर क्या, मेमोरी के स्तर पर ख्याल रखेगा, वो आपकी प्रतिभा पर, उसकी बुद्धि क्षमता के ऊपर ख्याल रखेगा, उस पर निर्भर करेगा कि संवेदना मतलब जो क्षणिक जो घटना हुई उसको भी आपने कैच कर लिया, उसको भी आपके मस्तिष्क ने पकड़ लिया। तो वो संवेदना जो क्षणिक थी, तो केवल एक क्षण के लिए हुई थी, उसको भी आपने पकड़ लिया, वो संवेदना कहलाती है जो क्षणिक हो। और शॉर्ट टर्म मतलब आपने 15 मिनट 5-10 मिनट आपने किसी मित्र से मिले, उन मित्र ने क्या कहा उसको भी आप रख पा रहे हैं स्मृति में, मेमोरी में, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी कहलाएगी। और लॉन्ग टर्म मतलब आपने 1-2 घंटे तक उसको कोई आपने बात बताई उसको और लंबे समय तक, इसको ऐसा समझिए शॉर्ट टर्म मेमोरी है कि आपने जो कोई बात हुई उसको आप कितने समय तक, जो आपने विवाह था वहां कुछ कार्यक्रम हुआ था, कुछ आपने बातें की, मित्र कुछ बताया, तो उसको आपने रखा कितने समय तक, उस बात को आपने कितने समय तक रखा था। हो सकता है आपने उस 1 घंटे रखा हो, एक आपने 10 घंटे रखा हो सकता है आपने 20 घंटे रखा हो सकता है आपने 2-3 दिन रखा हो, लेकिन एक दिन के लिए आपने रखा तो वो शॉर्ट टर्म कहलाएगा। लेकिन उसी बात को अगर आप तुम लंबे समय तक 2, 3, 4, 10, 15, 20, 30 साल तक अगर रख पा रहे हैं तो वो तुम्हारी मेमोरी जो है वो लॉन्ग टर्म कहलाएगी। और शॉर्ट टर्म मतलब क्या है, कम समय तक, आपने जो मित्र ने बताया उसको कुछ ही समय तक रख पाए आप, और जो कम समय का था, अंतराल का था, उसको कम ही समय तक रख पाए, और संवेदी का 3 तंत्र इसमें होते हैं, 3 उसको समझने का प्रयास। प्रस्तावना, उद्देश्य, स्मृति। इसके अंतर्गत प्रस्तावना, उद्देश्य, स्मृति। स्मृति के अंदर अर्थ, स्वरूप, उसके अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे, उसको लेंगे। और तीसरी है प्रक्रिया। प्रक्रिया के अंदर 1, 2, 3, 4 बातें होंगी। तीसरा चरण यह रहेगा। चौथा चरण में स्वरूप के अंतर्गत 9 बिंदु होंगे, और 9 बिंदु पर पहले भाग में स्वरूप के भी 2 बिंदु होंगे, 2 भाग होंगे। पहले भाग में 9 बिंदु को समझेंगे, कुछ बिंदु होंगे, कुछ बातें होंगी, उन बातों को समझेंगे, 9 बातों को समझेंगे, 9 तथ्यों को, 9 टर्म्स को समझेंगे। दूसरे भाग में 3 भाग होंगे प्लस 5 बिंदु उसके अलावा भी होंगे, इससे संबंधित कुछ 5 बिंदु होंगे।
जो उसके तथ्य होंगे उसको निचोड़ जो निकाला होगा 5 बिंदु प्लस 3 भाग, ये स्वरूप के अंतर्गत 2 भागों को समझेंगे। 9 बिंदु 3 भाग और 3 भाग के साथ साथ 5 बिंदु पर चर्चा करेंगे। उसके बाद प्रक्रिया क्या है, 2 2 4, तीसरा भाग जो उसको समझेंगे। अर्थ भी 3 है, 1 2 3 बिंदु होंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो स्मृति के 3 भाग हैं, अर्थ, स्वरूप और प्रक्रियाएं। अर्थ के भी 3 भाग हैं, स्वरूप के भी 3 प्रश्न हैं, उसके स्वरूप के बाद 2 भाग हैं, 9 बिंदु और 3 भाग, और 3 भाग के साथ 5 बिंदु। उसके बाद फिर आता है प्रक्रिया के भी क्या है 4 भाग है, उसको समझेंगे। तो तृतीय चरण क्या हो जाएगा, इकाई तीसरी, खंड तीसरे के अंतर्गत इकाई तीसरे का जो तीसरा चरण है वो पूर्ण हो जाएगा। चौथा चरण विस्मृति। विस्मृति के भी यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 बातें हैं। इसमें जो पहला है उसके 1 2 3 4 5 बिंदु है, उसको लेने का प्रयास। उसके बाद द्वितीय भाग में केवल 9 बिंदु है, 9 बिंदु की बात करेंगे। तृतीय भाग में 3 बिंदु है, उसको लेने का प्रयास करेंगे। चतुर्थ बिंदु में एक ही बिंदु है, जो चतुर्थ वही बिंदु है, उसमें उसके और अन्य भाग नहीं है, उसको लेने का प्रयास करेंगे। अब आता है कि विस्मृति का कारण क्या है। कारण के अंदर 1 2 3 4 बातों को समझने का प्रयास हम करेंगे। इसके बाद पांचवें चरण में प्रवेश करेंगे। पांचवें चरण में स्मृति कोश अर्थात भंडार, स्मृति जो हमारी मेमोरी है इसका भंडार, स्टॉक संग्रह जो है उसको समझने का प्रयास करेंगे। इसमें 3 बातें, संवेदी, लघु और दीर्घ अवधि वाला स्मृति। लघु अवधि स्मृति, दीर्घ अवधि स्मृति, ये 3 भाग है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। लघु अवधि स्मृति, लघु अवधि स्मृति कहलाएगी, लघु अवधि स्मृति कहलाएगी। यहाँ पर स्मृति मतलब याददाश्त, स्मृति, 3 बिंदुओं को लेने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। संवेदी मतलब संवेदी स्मृति क्या है, संवेदी भी क्या है स्मृति कहलाएगी, ये भी स्मृति है। ये भी स्मृति है। ये यहीं पर क्या हो जाएगा हमारा तृतीय खंड का तृतीय इकाई पूर्ण हो जाएगी, जो कल पूर्ण करते हुए भी पूर्ण हो जाएगी। इस बार हम चतुर्थ खंड में चिंतन समस्या समाधान के अंदर थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को समझेंगे। इसके अंदर चिंतन को समझने का प्रयास, एक इकाई को लेने का प्रयास करेंगे। प्रस्तावना, दूसरा उद्देश्य, तीसरा स्वरूप। स्वरूप के अंदर 5 बिंदु को लेने का प्रयास करेंगे। स्वरूप के अंदर 3 भाग होंगे, पहला परिभाषा, दूसरा महत्व, तीसरा भूमिका। परिभाषा के अंदर 8 बिंदु होंगे, 8 टर्म्स होंगे, इसको लेने का प्रयास परिभाषा को। स्वरूप जो है किसके, चिंतन के ऊपर जो परिभाषा दी होंगी वो 8 बिंदु पर चर्चा करेंगे। उसके बाद महत्व 3 बिंदु होंगे, उसको लेने का प्रयास करेंगे। भूमिका अंतर्गत 2 भाग होंगे, पहले भाग में तो एक ही बात ले लेंगे, दूसरे भाग में भी क्या होंगे फिर पुनः 3 भाग हो जाएंगे। उसके 3 प्रयोग मित्र ने करे हैं, 1 2 3। भूमिका अर्थात जो चिंतन का जो भूमिका है, भूमिका के 2 भाग थे, पहला भाग और दूसरा भाग जो हमने तीर का निशान से दिखाया, एक यहाँ पर दिखाया, एक यहाँ पर दिखाया। तो दूसरे वाले में फिर क्या है पुनः 3 भाग है, यानी कि पहला जो भाग है उसके 3 भाग हैं, 3 प्रयोग मित्र ने करे हैं, उन 3 प्रयोग को लेने का प्रयास करेंगे। उसके बाद द्वितीय भाग में यहाँ पर एक ही बिंदु है, द्वितीय भूमिका यहाँ पर 2 बिंदु दिए, पहले में तो 3 है और दूसरे में एक ही भाग है, उसका कोई अन्य और भाग नहीं है। उसका तीसरा स्वरूप है स्वरूप, उसके बारे में तीसरा चरण। चौथा चरण है प्रक्रिया। प्रक्रिया के अंदर 5 बिंदु को लेने का प्रयास करेंगे, यहीं पर फिर क्या हो जाएगा इकाई पूर्ण हो जाएगी। चतुर्थ खंड चिंतन समस्या समाधान, थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। 2 बातें हमें समझनी है, 2 बातें, चिंतन का समाधान करना है और समस्या का समाधान हमें करना है। चिंतन क्या है, थिंकिंग क्या है, और थिंकिंग और दूसरा समस्या, ये 2 बातों हम बात कर रहे हैं। और दोनों का चिंतन से ही क्या होता है समस्या का समाधान होता है, ये हमें ख्याल रखना चाहिए। तो हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, विचार करेंगे, और चिंतन क्या है कि क्या है और कैसे है, हाउ और व्हाट, ये चिंतन कहलाता है। और समस्या के पर हमें चिंतन करना है, उसका समाधान तब हो पाएगा जब इस चिंतन के माध्यम से समस्या का हम समाधान कर पाएंगे। ये बात है, 2 बिंदु यहाँ पर चिंतन और समस्या, थिंकिंग और प्रॉब्लम, 2 चीज को लेने का प्रयास करेंगे। आइए पुस्तक के माध्यम से लें। स्मृति और विस्मरण हमने कहा, प्रस्तावना, उद्देश्य, स्मृति का अर्थ। अब विस्तार से बात नहीं कर पाएंगे, अब समय जितना नहीं है। बाकी हमने मूल बिंदु यहाँ पर हमने संक्षिप्त में बता दिया है, केवल एक यहाँ पर स्वरूप में बता देंगे पुस्तक के माध्यम से, बाकी विस्तार से बात नहीं करेंगे। प्रस्तावना, उद्देश्य, स्मृति का अर्थ, स्मरण का स्वरूप, स्मरण में सन्निहित प्रक्रियाएं, भूलने के कारण के अंदर सीखने की क्रिया से संबंधित कारक, धारण की क्रिया से संबंधित तत्व, प्रत्याह्वान की क्रिया से संबंधित कारक, भूलने के अचेतन कारण, स्मृति कोश या स्मृति भंडार, संवेदी लघु स्मृति, लघु अवधि स्मृति या STM कहते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी, दीर्घ अवधि स्मृति अर्थात लॉन्ग टर्म मेमोरी। सारांश शब्दावली, 100 मूल्यांकन 2 प्रश्न होते हैं, संदर्भ के अंदर सूची दी हुई है, निबंधात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रस्तावना, दूसरा उद्देश्य है,
चार उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ेंगे। स्मृति का मतलब क्या होता है? स्मृति का मतलब होता है याददाश्त, रिमेम्बरिंग, कि आपने कोई बात को कितने समय तक आपने रखा है। पहली बात कि आपने एक दिन में कोई बात को कितने समय तक रखी, फिर वही उसको ही फिर आगे विस्तार कि आपने 2 दिन में, 3 दिन में, फिर 4 दिन में, फिर साल में, महीने में, फिर साल में, फिर 10 साल में, फिर आगे फिर योनि में, ये वाला शरीर में, फिर अगले शरीर में, कितनी आपने याद रखी है, कितना आपको याद है, वो स्मृति पर रखेगा, ये रिमेम्बर पर, याददाश्त पर निर्भर करेगा। जब चोट आती तो याददाश्त चली जाती है, क्या मतलब उसका? याद रखने की क्षमता थी वो लुप्त हो जाती है। स्मृति का मतलब क्या होता है? स्मरण का मतलब क्या होता है? मतलब कोई बात को आप रख पाते हैं कितने समय तक। आपने जो बात बताई उसका कुछ ना कुछ आपका छवि बनी होगी, वो छवि आपने कितने देर रखी, वो आपका स्मरण कहलाएगा। किसी विषय घटना के सीखने के पश्चात घटने वाले मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को हम विस्मरण और स्मरण कहते हैं। स्मृति की तत्व होते हैं अर्थात अवस्थाएं, स्टेट से होते हैं। पहली होती है संकेतन, दूसरा होता है संचयन, तीसरा होता है पुनः प्राप्ति। हमने कहा था स्मृति के अंदर 3 बातों को हम समझेंगे। ये रहा स्मृति। स्मृति अर्थ के अंदर 3 बातें, ये तीर का निशान, पहला, दूसरा, तीसरा। ये पहला तीर का निशान मतलब बता रहा है कि संकेतन, दूसरा तीर का निशान बता रहा है कि संचयन, तीसरा तीर का निशान बता रहा है पुनः प्राप्ति। ये 3 अवस्थाएं होती है, इसलिए 3 तीर का निशान यहाँ पर दिया। अब जगह यहाँ पर स्पेस नहीं होने के कारण, जगह नहीं होने के कारण हमने इसको 3 निशान से बता दिया कि अर्थ का मतलब यहाँ पर स्मृति के स्वरूप के अंदर, अर्थ के अंदर 3 बातें हैं। 3 बातें हैं, पहले संकेतन, दूसरा संचयन, तीसरा पुनः प्राप्ति। यहीं पर स्मृति का जो पहला भाग पूर्ण, दूसरा स्वरूप में आइए प्रवेश करें। स्वरूप के अंदर भी क्या है? 3 प्रश्न उठते हैं। हमने कहा यहाँ पर हमें 3 प्रश्न हमने लिखे, तो 3 प्रश्न उठते हैं। 3 प्रश्न कौन से? पहला प्रश्न आता है कितनी शीघ्रता से सूचना निबद्ध की जाती है। दूसरा प्रश्न है कितनी अधिक सूचनाएं संचित की जाती हैं। तीसरा है इन संचित सूचनाओं में से कितनी नष्ट हो जाती हैं। ये 3 प्रश्न होते हैं, ये 3 प्रश्न यहाँ पर लिख दिया स्वरूप के अंदर। अब यहाँ पर 3 प्रश्न है, लेकिन इसके 2 भाग, स्वरूप के 2 भाग हैं। पहले भाग में 9 बिंदु, दूसरे भाग में 3 बिंदु के साथ प्लस 5 बिंदु। अब उनको लेते हैं। अब हमने कहा कि 9 बिंदु कौन कौन से हैं? दूसरा स्वरूप के 2 भाग हैं, पहला दूसरा। पहले में 9 बिंदु है। पहला बिंदु है पुनरुत्पादक स्वरूप है, दूसरा है। इसके अंदर फिर 9 बिंदु हैं, ये हम 9 बिंदु बता रहे हैं, ये दिए हैं 9 बिंदु। पहला तो आ गया। इसके अंदर फिर 9 बातें में इस बात को समझाने का, जो पुनरुत्पादक जो स्वरूप है, इसके अंदर 9 बिंदु पर इस बात को समझाने का 9 बात दी है, उनको समझाने का प्रयास किया। उसका जो पहला भाग है 9 बिंदु के अंदर, जो पहला बिंदु है उसके अंदर 9 बातों को समझाने का प्रयास यहाँ पर किया है। इसके बाद दूसरा आता है 9 बिंदु, दूसरा बिंदु आता है रचनात्मक स्वरूप। इसके अंदर फिर क्या है? पुनः 3 बातें यहाँ पर दी हुई है 9 स्वरूप के अंतर्गत। 3 है। पहला है अनुक्रमिक पुनरावर्तन विधि। जो हम कह रहे हैं स्वरूप के 2 भाग हैं। स्वरूप में पहला है पुनरुत्पादक स्वरूप है पहला, दूसरा हम ये जो 9 बिंदु बता रहे हैं, इस दूसरे भाग इसका नाम दिया है। इसके अंदर 9 बिंदु लिखे हैं, तो 9 बिंदु हमने यहाँ पर दी हुई है, बात हमने कर ली है। दूसरा भाग है, इसके 3 भाग हैं। तीसरा भाग में हमने कहा जो दूसरा भाग है उसका नाम है रचनात्मक स्वरूप। एक पुनरुत्पादक स्वरूप है, एक रचनात्मक स्वरूप है। ये जो तीर का नाम 2 में दिखाया है, जो पहला दूसरा, ये क्या है? ये 2 स्वरूप को दिखा रहे हैं, एक पुनरुत्पादक और दूसरा रचनात्मक बना है। इसके अंदर 9 बिंदु में पुनरुत्पादक स्वरूप को समझाने का प्रयास किया है। रचनात्मक स्वरूप में जो है 3 बिंदु पर हम समझाने का प्रयास। 3 कौन कौन से? पहला है अनुक्रमिक पुनरावर्तन विधि, दूसरा क्रमिक पुनरावर्तन विधि, दूसरा तीसरा तीर का निशान है एक पुनरावृत्ति। देखिए 3 भाग दिए हैं, प्लस 5 बिंदु और दिए हैं। 5 बिंदु में यहाँ पर बात लेट ने कुछ बात बताई है, कुछ निष्कर्ष यहाँ पर निकाला है, कैलकुलेशन कुछ निकाला है, सारांश कुछ बात 5 बिंदु निकाले हैं, 5 बिंदु यहाँ पर दी हुई है और 5 बिंदु पर बात हमने करी है। अब क्या है, उस बात नहीं कर पाएंगे। उसके बाद फिर आता है स्मरण की सन्निहित प्रक्रियाएं। अब प्रोसेस में आ चुके हैं। स्मृति की प्रोसेस क्या होती है, प्रक्रिया क्या होती है, उसको समझ लेते हैं। 1 2 3 4 होती हैं। पहली है सीखना अर्थात अधिगमन। सीखना कहो या अधिगमन, बात एक ही है, कहने का वही बात है, शब्द का मतलब एक ही होता है। तो सीखने को अधिगम भी कहते हैं। तो सीखना क्या है, जो प्रक्रिया है उसमें पहला आता है सीखना अर्थात अधिगम। दूसरा आता है हमें पहला तीर का निशान, दूसरा तीर का निशान बता रहे हैं यहाँ पर कि धारण करना, हम कितना धर पा रहे हैं, कितना रख पा रहे हैं। तीसरा आता है प्रत्याहन करना। चौथा आता है पहचान करना। मतलब सीखना
मतलब होता है कि पहले उस बात को सुनना, श्रोता होना, सुनने के बाद उसको फिर जो अच्छे से सुनेगा वही धर पाएगा, वही रख पाएगा, और उसको रखने की जो रख पाएगा वही फिर जिसमें खाली वक्त होगा उसमें वो चिंतन कर पाएगा उस बातों पर। अब रखा ही नहीं हुआ तो क्या चिंतन करेगा जी। विचार हम किसका करते हैं? जो हमारे पहले जो मौजूद हो, कुछ हमारा विषय होना चाहिए, जिस पर हम चिंतन करेंगे। अब जो चीज है ही नहीं, अब ब्रह्म जो मूल है उसके बारे में विचार तो निर्विचार है, वहां तो कुछ विचार नहीं होते हैं। लेकिन जो विचार करते हैं उसके लिए पहले कुछ शब्द होनी चाहिए, कुछ तो कुछ पहले मटेरियल होना चाहिए, कुछ तो कुछ शब्द होना चाहिए। उसी काम क्या करें, आप जो हमने बात किसी सुनी है, गुरु जी से किसी ने बताया है, उसको सुनेंगे, सीखेंगे, मतलब सुनेंगे पहले, सुनने के बाद इसको रखेंगे, अच्छे से सुना होगा तो ही रख पाएंगे। उसका फिर तीसरा आता है प्रत्याहार करना। जो अंतिम जब हम खाली वक्त में बैठे तो उसको चिंतन करना है। फिर अगला करना है कि पहचान करना है कि हम मेरे लिए क्या सही है, मेरे आगे जीवन में क्या काम आएगी, बात आएगी। उसको फिर छांटबीन करना, उसको छांटना, जो अपने जो स्वरूप के अनुकूल है उसकी पहचान करना। उसको भी पहचाने 4 भाग हैं, यहीं पर क्या है प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। अगला आता है भूलने का कारण। हम भूल क्यों जाते हैं, हम विस्मृत क्यों जाते हैं, क्या कारण है? तो पहला कारण आता है, पहला जो कारण हमने बताया कि इसमें पहला कारण है सीखने की क्रिया के संबंध कारक। इसके अंतर्गत पहला भाग शिक्षण विषय की सार्थकता, शिक्षण विषय की सार्थकता। दूसरा बिंदु है सीखने का स्तर। तीसरा है शिक्षण विधि। चौथा है पुनः दोहराने की विधि का अभाव। चौथा पांचवा है सीखने संबंधी कुछ अन्य तत्व। दूसरा है धारण क्रिया संबंधी तत्व, धारण करने से मतलब रखने के संबंधी से तत्व, तो दूसरा कारक। इसके अंतर्गत क्या है? पहला है संस्मरण। दूसरा है निद्रा का प्रभाव। तीसरा है स्थानांतरण। चौथा है पृष्ठोन्मुख और पूर्वोन्मुख अवरोध, पीछे से और आगे से, पृष्ठ और पूर्व अवरोध क्या है, बाधाएं क्या है, ये 4 बातें। पांचवा है संवेगात्मक परिस्थितियां। छठा है शौक एमनीसिया। सातवां है मानसिक और शारीरिक बीमारियां। आठवां है थकावट। नौवां है मस्तिष्क में चोट। ये क्या है? 9 कारण इसमें दिए हुए हैं। जो स्मृति का हमने बताया कि पहले में क्या है 1 2 3 4 5 बिंदु हैं। दूसरे में क्या है 9 बिंदु हैं। तीसरे में क्या है 4 भाग है। पहले में 5, दूसरे में 9, तीसरे में 3 बिंदु, चौथे में कोई बिंदु नहीं है। तीसरे में है, तीसरे का नाम है प्रत्याहन की क्रिया से संबंधी कारक। इसमें पहला है समान विषयों की स्मृति से बाधा होना। दूसरा है प्रत्याहन करने की इच्छा का अभाव होना। तीसरा है गलत मानसिक वृत्ति, मतलब मन की गलत वृत्ति हो जाना, तैयारी हो जाना। चौथा है भूलने के चौथा का है भूलने के अचेतन कारण, अनकॉन्शियस के कारण क्या है ये बताने का प्रयास। इसके बाद अगला आता है स्मृति कोश, स्मृति भंडार। ये बिंदु पूर्ण हो जाता है। अगला आता है 5वां चरण आता है स्मृति कोश, स्मृति भंडार। 3 बात, संवेदी स्मृति, लघु अवधि स्मृति और दीर्घ अवधि स्मृति, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और संवेदा सेंसरी। ये 3 बातें यहाँ पर दी हुई है। 3 बिंदु पर यहीं पर क्या जाएगी, पाठशाला पूर्ण हो जाएगी। सारांश पाठ पूर्ण हो जाएगा, पाठ पूर्ण हो जाएगी। तीसरा इकाई का तीसरा खंड, तीसरी इकाई, तीसरा खंड की तीसरी इकाई पूर्ण हो जाएगी। सारांश से कुछ बातें, जब भी हम किसी विषय को सीखते हैं, जब भी हम किसी विषय को सीखते हैं तो सीखे हुए विषय का स्मृति चिन्ह हमारे मस्तिष्क में बनता है। हम उन स्मृति चिन्ह को धारण करते हैं, धरते हैं, रखते हैं। धारण करने का नाम ही धर्म है, और धर्म मन का प्रतीक है, हमें ख्याल रखना चाहिए। अभी हमने बात की थी 2 ही मूल बातें जो होती हैं, 2 ही सीढ़ी होती हैं। एक होता है अध्यात्म, एक होता है अध्य आवरण। और अध्यात्म और अध्य आवरण के मध्य में एक संबंध जो होता है वो है मन, और मन का संबंध हम किससे करते हैं? धर्म से। ये बात भी समझ लें। तो मन का संबंध क्या है? मन का संबंध यहाँ पर धर्म से होता है। धर्म की बात आता है, मन से संबंधित कुछ बातें हो रही हैं, मतलब मन के तल पर जो बातें हो रही हैं, मन का उपचार करके कुछ बातें हो रही हैं, वो धर्म कहलाएगा। और जो धारण करने योग्य वही धर्म है। अब धारण करने योग्य क्या है? जो हमारे स्वरूप, जो हमारे अनुकूल हो, जो हमारे स्वरूप, जो हमारे नेचर हो, जो हमारा स्वभाव हो, जिसको हम रखें, वो मन। अब कौन समझेगा? समझने वाला काम किसका है? मन का है। इसलिए मन का हमने धर्म का प्रतीक, धर्म अर्थात मन। तो ये इन दोनों के बीच सेतु जो काम कर रहा है, अध्यात्म और अध्य आवरण जो काम कर रहा है, उसके बीच में जो सेतु का जो ब्रिज का काम कर रहा है, वो कर रहा है मन, और मन धर्म का प्रतीक है। 3 बातें हो चुकी। दूसरा है कुछ न कुछ हम धारण करते हैं, इसमें उतना ही तीक्ष्ण होता है। यह धारण जितनी लंबी होगी, जितनी मजबूत होगी। आप किसी को होता है कि अपने, अगर उससे कहें कि आप 3 साल में आपने क्या किया, नहीं बता पाएंगे। 3 साल तो छोड़ो, अगर 21 साल का कोई आदमी है, उससे पूछे कि आपने 18 साल में क्या क्या कुछ याद है? कुछ भी याद नहीं होगा।
वो चेतनावाद इतनी धुंधली, इतनी बातें मुझे कि कोई याद नहीं रखता है। लेकिन अचेतन में, अनकॉन्शियस माइंड में क्या है, संग्रहित इकट्ठी है, उसको भी क्या लाया जा सकता है, चेतन में लाया जा सकता है। ये तो रही बात इस जीवन की। ऐसी हम 18 साल करें, ऐसी 10 साल में क्या होगा, ऐसे 1 साल में, ऐसी जब गर्भ में था तब क्या था, ऐसी फिर अगले, इससे पहले जीवन में क्या था, ये तक भी अगले जन्म की स्मृति भी हमें आ सकती है, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड में, अचेतन मन में क्या है, रखी पड़ी है। उसी को महावीर जाति स्मरण, टाइम ट्रैक, उसका ही नाम है। अगला है स्मृति के धनात्मक पक्ष को स्मरण कहते हैं और ऋणात्मक पक्ष को विस्मरण कहते हैं। स्मृति के 3 तत्व, संकेतन, संचय और पुनः प्राप्ति। स्मृति भंडार के 3 संवेदी, लघुत्तम स्मृति, संवेदी स्मृति, लघुत्तम स्मृति और दीर्घ स्मृति। स्मरण का स्वरूप क्या है, पुनरुत्पादक और रचनात्मक 2 होता है। पुनरुत्पादक स्वरूप पर अग्रणी विचार एबिंगहॉस के थे। रचनात्मक स्वरूप का बार्ट लेट के स्मरण में 4 प्रक्रियाएं सन्निहित होती हैं। सीखना, 4 प्रक्रिया कौन सी, सीखना होता है, धारण करना होता है, प्रत्याहार करना होता है, पहचान करना होता है। मतलब सीखना, जिस स्कूल में कुछ बातें गुरुजी ने बता दी है, उसको करना है, उसको उस बातें पहले सुननी। धारण करना मतलब सीखना, मतलब उसको सुनना, पहले सुनने के बाद उसके ऊपर रखना, रखने के बाद उसको प्रत्याहार करना, प्रत्याहार करना मतलब फिर उसको पेपर में जो एग्जाम आएगा, परीक्षा आएगा, वहां पर लिख देना है इसको। उसका करने का जो हम लिख रहे थे, उसको पूरा काम कर रहे हैं, इसकी पहचान क्यों कर रहे हैं, उसकी पहचान करना, क्योंकि मेरे को आगे अपना भविष्य बनाना है, तो इस विकास को प्राप्त होना, इसलिए मैं करता हूँ, उसकी पहचान करना। भूलने के कारण होते हैं, सीखने की क्रिया संबंधी कारक होते हैं। इसके अंदर हमने बात की थी शिक्षण विषय की सार्थकता, सीखने का स्तर, शिक्षण विधि, पुनः दोहराने की विधि का अभाव होना, सीखने संबंधी अन्य तत्व यहाँ पर आते हैं। पहली बात है सीखने की क्रिया से संबंधी कारक, पहला कारक। दूसरा कारक था धारण क्रिया से संबंधित तत्व था। तीसरा था प्रत्याहार क्रिया से संबंधी कारक। 3 कारक थे। धारण क्रिया से संबंधित तत्व, इसके अंतर्गत हमने समझा संस्मरण, निद्रा का प्रभाव, स्थानांतरण, पृष्ठानुमुख, पूर्वानुमुख अवरोध, संवेगात्मक परिस्थितियां, शौक, एमिनेसिया, मानसिक शारीरिक बीमारी, थकावट, मस्तिष्क में चोट आदि आते हैं। तीसरा प्रत्याहार क्रिया के संबंधी कारक में इसके अंतर्गत समान विषयों की स्मृति में बाधा होना, प्रत्याहार करने की इच्छा का अभाव होना, गलत मानसिक वृत्ति का आना। ये भूलने के कारण क्या है, अचेतन कारण यहाँ पर बताए गए हैं, अनकॉन्शियस माइंड। और हमने कहा था भूलने के कारण हमारा क्या हो सकता है, भूलने के कारण हम कोई, या तो हम विचारहीन हो, या हम विचारशील हो और इतने सारे अथक विचार कर रहे हो कि इतने सारे भौतिक विचारों में जो मूल विचार हैं, उन विचारों में इतने फंस जाते हैं कि जो मूल विचार है, जो हमारा स्वभाव, जो हमारे महत्वपूर्ण बात है, उसको हम गवा देते हैं। मतलब उसमें इतना घुल मिल जाते हैं, उसको रख नहीं पाते हैं, धर नहीं पाते हैं, धारण नहीं कर पाते हैं। वो क्या है, वही भूलने का कारण है। तो बहुत सारे विचार आ रहे हैं, विचारों को क्या करना है, निर्विचार में हमें जाना है। तो वहां पर निर्विचार की अवस्था में पहुंचेंगे तो वहां पर हमारे जो विचार आएंगे उसको देखेंगे और विचार क्या होंगे, विदा हो जाएंगे। और जो हमारे महत्वपूर्ण जो बात है, जो हमें सृजन करना है, उसके लिए हम चिंतन करेंगे, केवल उसके लिए। मन हावी नहीं होगा, क्योंकि अब हावी होने के लिए मन राजा नहीं है, आत्मा राजा है। क्योंकि अब हम क्या है, स्वामी हैं और मन हमारे अनुगामी चलेगा। तो मन के विचार को मैं देखूंगा और ज्यादा विचार जो मेरे को आवश्यकता होगी उसी पर हम विचार करेंगे, उसी पर हम चिंतन करेंगे। ज्यादा विचार हावी नहीं होने देंगे। ये निर्विचार की अवस्था। मन क्या है, विचारों का समूह है। आत्मा मन की उपस्थिति, मन का जैसे पंखा घूम रहा है, पंखा चल रहा है, गति अवस्था मन है, और पंखा जो है विराम अवस्था में वो आत्मा का प्रतीक है। स्मरण क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पूर्व में सीखे गए विषय को समान चेतना में लाना, वर्तमान चेतना में लाना, वह स्मरण कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पूर्व में सीखे गए विषय को वर्तमान चेतना में लाना स्मरण कहलाता है। विस्मरण सीखे गए विषय का वह भाग जो धारण की जांच की किसी भी विधि द्वारा वर्तमान चेतना में नहीं ला पाता, विस्मरण कहलाता है। अगला है स्मृति चिन्ह। सीखे गए विषय की तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क पर पड़ी छाप स्मृति चिन्ह कहलाती है। कुछ को चिन्ह बनता है, कभी आपने कहा चिन्ह कहते हैं। चिन्ह मतलब निशान। जन्म कुंडली में चिन्ह एक शब्द आता है। जन्म कुंडली मतलब करो तो पूरा आ गया, लेकिन चिन्ह कहते हैं। चिन्ह मतलब जो आपका निशान है, जिसमें आपने जन्म लिया, उसमें आपका क्या निशान बना था आकाश में, अंतरिक्ष में जो ग्रह नक्षत्रों का जो निशान बना था, उसको हम चिन्ह कहते हैं। क्या निशान बना था, मतलब कहाँ पर तारे थे, कहाँ पर थे, उसकी स्थिति को बताने। उस चिन्ह मतलब जिसका तस्वीर उतारना, वो क्या है, उस चिन्ह में दिखा हुआ होता है। वही हमारा देखते हैं यहाँ पर। हाँ, कौन सी लगने की चिन्ह है, कौन कुंडली है, वो चीज़ है, कौन सा, ये सब चिन्ह में दिखा जाता है। तो चिन्ह तो कुंडली का छोटा रूप हो गया, लेकिन उसका विस्तार रूप कुंडली कहलाती है। स्मृति चिन्ह फिर आता है प्रत्याहार, फिर पहचान। यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। तो फॉर्मूला के तो प्रश्न दिए हैं, संदर्भ के अंदर सूची दी है। निबंधात्मक प्रश्न है, स्मरण के स्वरूप पर प्रकार डालिए, स्मृति के तत्वों का उल्लेख करो। सीखने की क्रिया से संबंधित कौन कौन से कारक विस्मरण के लिए जिम्मेदार है, विवेचना करें।
तीसरा प्रश्न, स्मरण में सन्निहित प्रक्रिया का वर्णन करें। चौथा है स्मृति भंडार से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार का विवेचना कीजिए। यहीं पर क्या है, खंड तीसरा सीखना, स्मृति विस्मृति, लर्निंग, मेमोरी, फॉरगेटिंग के अंदर तीसरी इकाई स्मरण और विस्मरण, मेमोरी और फॉरगेटिंग का तृतीय खंड पूर्ण होता है। आइए चतुर्थ खंड में प्रवेश करें, चिंतन, समस्या समाधान, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आइए प्रवेश करें। इसके अंदर पहली इकाई है चिंतन अर्थात थिंकिंग। थिंकिंग की प्रोसेस क्या, इसका नेचर क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, उन दोनों पर बात करेंगे। आइए यहाँ पर प्रवेश करें, चौथे खंड की पहली इकाई में आइए प्रवेश करें। यहाँ पर बात दी है चिंतन का, यहाँ पर चिंतन स्वरूप और प्रक्रियाएं, प्रस्तावना, उद्देश्य, चिंतन का स्वरूप, चिंतन की परिभाषा, चिंतन का भाषा का महत्व, चिंतन में मानसिक तत्परता की भूमिका, चिंतन की प्रक्रिया, सारांश, शब्दावली, स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न है, संदर्भ के सूची दी है, निबंधात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रस्तावना को लेने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। प्रस्तावना करेंगे, चिंतन एक ऐसी मध्यस्थ प्रक्रिया है, मध्य की अवस्था, मिड की अवस्था है, प्रक्रिया प्रोसेस है, जो किसी समस्या का या उद्दीपक या उसके समाधान या सही अनुक्रिया के मध्य होती है। तो दूसरी बात कैसे, वातावरण में मिलने वाली सूचनाओं का मानसिक जोड़ तोड़ को हम चिंतन कहते हैं। हमने कहा ना, क्या और कैसे की खोज का नाम, उसका भाई क्या और कैसे का शोध का नाम, उन दोनों के योग को हम क्या कहते हैं, चिंतन मतलब कह सकते हैं अनुसंधान। चिंतन मतलब करना, अनुसंधान, चिंतन मतलब अनुसंधान करना कह सकते हैं, और अनुसंधान मतलब खोज और शोध का योग को हम अनुसंधान कहते हैं। सर्च और रिसर्च के योग को हम अनुसंधान कहते हैं। उद्देश्य, 5 उद्देश्य यहाँ पर दिए गए हैं। चिंतन का स्वरूप बता रहे हैं, स्वरूप के अंदर यहाँ पर कुछ तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं। तथ्य कितने दिए हैं, 5 तथ्य दिए, इसलिए 5 बिंदु यहाँ पर, 5 स्वरूप, 5 बिंदु यहाँ पर दिए हैं। 5 बिंदु क्या है उसमें हम जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि समझना नहीं है। उसके बाद इसके स्वरूप 5 बिंदु यहाँ पर दिए हुए हैं, 1 2 3 4, 5 बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं। चिंतन का स्वरूप में 5 बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं, पहला बिंदु, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां बिंदु यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद चिंतन की परिभाषा क्या है, परिभाषा के अंदर 8 बिंदु, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा, चौथा, बाकी तो यहाँ पर संक्षिप्त में भूमिका परिचय दिया गया है। आगे फिर यहाँ पर मित्र, यहाँ पर क्या है, बेरोन, इंग्लिश, अलग अलग मित्र हैं, उन्होंने अपनी परिभाषा दी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या है, 8 बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद अलग अलग मित्रों ने अपनी दृष्टि से बताया कि चिंतन क्या है, उसके स्वरूप के बारे में बताने का अपनी परिभाषा दी है। परिभाषा वाला होता है उसको, इसका जो चिंतन स्वरूप जो शब्द दिया, इसको और विस्तार शब्दों में एक वाक्य में बनाना, वो परिभाषा कहलाता है। शब्दों के रूप में उसको बनाना, वो परिभाषा कहलाता है। तो परिभाषा में 8 बिंदु थे। उसका आता है महत्व। महत्व यहाँ पर दिया है चिंतन में भाषा का महत्व क्या होता है, थिंकिंग। चिंतन क्या है, खोज और शोध के योग को चिंतन कहते हैं, थिंकिंग कहते हैं। खोजना मतलब कोई किसी व्यक्ति ने कहीं पर खोजना और उसको खोजने के बाद उसमें करना क्या और कैसे खोज करना। शोध और चिंतन में क्या अंतर है, चिंतन मतलब नहीं, खोज और शोध में क्या अंतर है। खोज मतलब होता है कि कहीं पर कोई बातें हमारे पास, जैसे किताब में कुछ हम ढूंढ रहे हैं कि यार हाँ कहा है कि गुरुजी ने कहा कि चौथे पार्ट में ये है कि इस पार्ट में आपको ये वाला चौथा पार्ट जो है, चौथा पार्ट में आपको चिंतन के बारे में दिया गया। अच्छा वो खोजना आपको पार्ट में, अच्छा चौथा पार्ट में ये है, ठीक है, ये खोजना कहलाए, सर्च कहलाएगा। सर्च करना मतलब ढूंढना। और जो शोध है वो मतलब होता है कि चिंतन स्वरूप है, चिंतन स्वरूप को फिर उसको अपने प्रयोगात्मक, उसको अपने प्रयोग में लाना, प्रयोग के माध्यम से देखना कि अच्छा क्या है, उसको खुद गुरुजी ने कह दिया, किसी के कहने से नहीं, खुद अपने आप में से जुटना कि आखिर है क्या, खुद समझना कि क्या और कैसे है, वो शोध कहलाएगा। यहाँ पर जैसे एक तो था ढूंढना, खोजना मतलब ढूंढना, मतलब कहीं पर गुरुजी ने बता दिया ऐसे ढूंढना, और दूसरा शोध मतलब कहलाता है, शोधना मतलब शोध कहलाएगा कि क्या और कैसे, ये खोज का नाम ही क्या है, शोध है। इन दोनों का अनुसंधान कहलाएगा। तो चिंतन का स्वरूप होता है 5 बिंदु, परिभाषा, महत्व के 3 बिंदु, भूमिका हम बस समझ रहे हैं। स्वरूप के अंदर परिभाषा 8 बिंदु हो चुके हैं, परिभाषा के 8 बिंदु मैंने बता दिया। उसको अगला आता है महत्व, परिभाषा। चिंतन में हमारी भाषा, हमारी लैंग्वेज का भी महत्व होता है, इंग्लिश का, संस्कृत का, हिंदी का, अन्य जो भाषा है इसका भी बड़ा महत्व होता है, रोल होता है। एक बता रखा है, एक मित्र ने बता रखा, पूरी बात यहाँ पर दी गई है। विचारों को 3 भागों में बांटा हमने, मनोविज्ञान सभी विचारों को, जो भी हम विचार करते हैं, जो भी हम चिंतन करते हैं, जो हमारे थॉट्स होते हैं, वो 3 भाग में होते हैं, ये बताने का प्रयास यहाँ पर किया है। अलग अलग मित्र ने, बर्टस्टीन ने बता रखा है, प्रीमेंग ने बता रखा है, ओर्फ ने बता रखा है, सब ने अपनी बातें यहाँ पर बताई है। 3 बातें, पहले 3 हमने कहा ना कि मनोविज्ञान ने सभी विचारों का समूह जो है, विचार का जो विचार है उसको 3 भाग में। पहले भाग में यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक हैं, इसके अंदर मित्र बता रखे हैं, ओर्फे हो गया, वुर्नर हो गया, बर्टस्टीन हो गया आदि इसमें आते हैं। दूसरे में यहाँ पर दूसरे में जो हमारा एक दूसरा, पहला भाग तो ये हो गया, दूसरा भाग है कि ये वाला बना रखा है, इसमें मनोविज्ञान दूसरा समूह है ऐसा, जिसमें पियाजी हो गया, क्लार्क हो गया, ये अंतिम मित्र आते हैं। उसके बाद तीसरा आता है कुछ मनोवैज्ञानिक जो इसके विपरीत, इन दोनों के बीचों बीच में अपना विचार रखते हैं,
पहले और दूसरे के मध्य अवस्था वाले। तो तीन ऐसी क्या है परिभाषा, तीन बिंदु यहाँ पर दिए थे, तीन बिंदु हमने यहाँ पर लिखा। भूमिका में दो बिंदु आते हैं, पहला आता है चिंतन में मानसिक तत्परता की भूमिका यहाँ पर दी गई है, दूसरा है समस्या में तत्परता का लाभकारी प्रभाव। ये दो बातें यहाँ पर दी गई हैं। ये तो पहले में कोई बात है, दूसरे में तीन बातें फिर दी हैं। तीन बातें आया है, पहला मित्र ने समस्या समाधान तत्परता का लाभकारी प्रभाव यहाँ पर दिया गया है। इसमें हमने प्रयोग किए हैं। पहला प्रयोग हमने पेंडुलम समस्या का प्रयोग किया, जो तीर का पहला दूसरा तीर का तीर जो निशान दिया है ना, यहाँ पर तीन प्रयोग हमने लिखे। तो पहले में हमने क्या करा, पहले में पेंडुलम समस्या का प्रयोग किया, दूसरे में रस्सी बांधने की समस्या का प्रयोग किया, तीसरे में मायर का तीसरा प्रयोग हमने यहाँ पर किया। मित्र मायर जो वैज्ञानिक हमने यहाँ प्रयोग किया है। उसका दूसरा है इसका हानिकारक प्रभाव, समस्या समाधान में व्यक्ति का तत्परता हानिकारक प्रभाव क्या है, इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। भूमिका अंतर्गत हमें बताया चिंतन भूमिका में पहली बात समस्या ये बता दी है को, इसके अंदर तीन बातें हमें बता दी। दूसरा है समस्या का प्रभाव, समस्या दूसरा जो ये बना है, दूसरा बना इसके पहले में तीन बता रहे, तीन प्रयोग कर दिए मित्र। अगला जो दूसरा भाग है, दूसरे भाग में बता रहे हैं कि दूसरा ये जो तीर का निशान बना है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, जो मैंने लिखा नहीं है, तीर का निशान बता रहा है कि यहाँ पर क्या आना था। यहाँ पर दूसरा भाग है समस्या समाधान में वृत्ति और तत्परता का हानिकारक प्रभाव, ये बताया दिया गया। यहाँ पर यहीं पर भी क्या है, चंद्र की प्रक्रिया है, प्रोसेस का अगला बिंदु आता है, चौथा चरण आ जाता है। यहाँ पर चंद्र की प्रक्रिया क्या है, 5 बिंदु यहाँ पर, ये 5 बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं। पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, चौथा बिंदु, पांचवा बिंदु, ये दिया गया है। अब आइए सारांश में कुछ बातें समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे पास समझ विस्तार से बात नहीं कर पाएंगे, समझ बिल्कुल अभाव। अब कुछ सारांश में कुछ बातें समझ लेते हैं, समरी में कुछ बातें समझ लेते हैं, संक्षिप्त में कुछ बातें समझ लेते हैं कि हम चिंतन के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। उसकी स्वरूप क्या होता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, उसकी प्रोसेस, उसका नेचर क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, उसका संक्षिप्त में आइए समझ लें। संक्षिप्त में चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणियों में होती है। चिंतन की तीन अवस्था, चिंतन मतलब होता है विचार करना, चिंतन मतलब करना प्रश्न करना, मन का स्वभाव है प्रश्न करना। मन जाता है कि प्रश्न, मन का मतलब होता है विचार, मन क्या है, विचारों का समूह, माइंड क्या है, विचारों का समूह। प्रश्न चिंतन कौन करेगा, प्रश्न कौन पूछेगा, मन पूछेगा। तो चिंतन अर्थात मन अर्थात विचार करना, तो विचार चिंतन क्या है अर्थात मन क्या है, ऐसी मानसिक, इसी तो हमने मन कहा कि मन से संबंधित है ना, ऐसी मेंटली प्रोसेस है, ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणियों में विद्यमान रहती है। लेकिन सभी का क्या है, स्तर हो सकता है, लेवल हो सकता है। पशुओं में भी चिंतन होता है, लेकिन वो जड़ प्रक्रिया, विचारहीन की अवस्था में, ना के बराबरी क्या करते हैं, विचार करते हैं। मनुष्य की भी ऐसी स्थिति हो सकती है। शराबी वाला व्यक्ति है तो उसमें विचार शून्य, विचारहीन की अवस्था में पहुंच जाता है। और मध्य अवस्था अर्जुन की अवस्था, वही हमारा दुर्योधन, अर्जुन और कृष्ण की अवस्था, वही अवस्था होती है। कृष्ण का जिक्र तो बिना कृष्ण के जिक्र तो मनोविज्ञान हो ही नहीं सकता। 3 अवस्थाएं होती है, दुर्योधन की अवस्था, अर्जुन की अवस्था और कृष्ण की अवस्था। ऐसी मानसिक सभी प्राणी में होती है, लेकिन सभी के स्तर की बात होती है। विचारहीन से एक बच्चे की अवस्था होती है, ये वही बच्चा फिर आगे बढ़ता है तो थोड़ा विचार करने ले जाता है, मेरे को जॉब करना, मेरे को कार्य करना, फिर चिंतन करने ले जाता है। अब आगे विचार में पहुंचा, संत में पहुंचा नहीं पहुंचा, उसकी बात की बात है, या वो चिंतन करते हैं समस्या में वहीं पर वहीं पर उलझ गया। 3 अवस्था, विचारहीन से विचारशील, विचारशील से निर्विचार, 3 स्तर पर पहुंचना होता है। चिंतन की अवस्था, उच्चतम शिखर जो है वो निर्विचार अवस्था है। प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रत्ययों, नियमों और अन्य मध्यांश इकाइयों के सारे किसी समस्या का समाधान करना ही क्या है, चिंतन है। चिंतन की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यह हमेशा लक्ष्य निर्देशित होती है, गोल को डिनोट करती है, निर्देशित करती है, व्यक्त करती है। तो मनोविज्ञान ने चिंतन भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका बताई है। कुछ मनोवैज्ञानिक ने, जैसे ओर्फ 1956 में, ब्रूनर ने 1964 में अपने मत रखे, भाषा के अभाव में चिंतन की प्रक्रिया नहीं हो सकती। तो दोनों मित्र कहते हैं कि अगर भाषा अगर आपके पास नहीं, अगर लैंग्वेज आपके पास नहीं, क्योंकि लैंग्वेज मतलब भाषा मतलब क्या अर्थात शब्द, और शब्द मतलब विचार करें, विचार मतलब शब्द, और शब्द के समूह, शब्द के ही वर्णों की माला का ही हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ये वर्ण है, यहाँ पर भी तो वर्ण ही है, सभी वर्ण अक्षर ही तो है, अक्षरों के समूह के वही तो पढ़ना है। पर अ, ब, म, न, व, ज्ञ, न, क, ख, ग, जो वर्ण माला है, वर्ण की जो माला है, उसको तो शब्द अर्थात शब्द। तो कह रहे हैं कि जिसकी बात शब्द अर्थात शब्दों को ही फिर हम एक अलग अलग भाषा है, तो वहां पर शब्दों को अलग अलग रखने का ढंग है। तो किसी का हिंदी में हिंदी का ढंग होगा, अंग्रेजी में अंग्रेजी का ढंग होगा, फ्रांस में फ्रांसी का ढंग होगा,
जर्मनी का ढंग हो जाएगा, जर्मनी रहने वाले जो लोग होंगे वो जर्मनी का कुछ ढंग होगा, चीन के चीन वाले चीनी का ढंग होगा, लेकिन होगा वर्ण, होगा शब्द, होगा विचार। निर्विचार नहीं, निर्विचार प्रेम में क्या है, निर्विचार की अवस्था, ठीक उसकी विपरीत अवस्था। वहां शब्द मन का मौन हो जाना मतलब विचार ही नहीं करना, चिंतन ही नहीं करना। इसके पहली अवस्था विपरीत अवस्था, विचार ही नहीं जाना, यहाँ पर भी चिंतन नहीं करना होता है। और दोनों को स्वभाव में समानता होती है, ख्याल रखना चाहिए, लेकिन दोनों में भिन्नता, बहुत बड़ी भिन्नता ये है कि उसमें क्या है, मूर्छा उसमें अमूर्छा, उसमें बेहोशी उसमें होश, ये दो महत्वपूर्ण बात है। अवेयरनेस उसमें होता है विचार, विचार निर्विचार की अवस्था में होश होता है और विचारहीन में बेहोश होता है, अवेयरनेस नहीं होता, डार्कनेस होता है। चिंतन की प्रक्रिया भाषा द्वारा प्रभावित और निर्धारित होती है, परंतु कुछ मनोविज्ञान ने ठीक इसके विपरीत व्यक्त किया कि चिंतन की प्रक्रिया पहले होती है, थिंकिंग पहले होता है, उसके बाद भाषा। क्या कहते हैं कि एक मित्र कहते हैं कि पहले भाषा होना चाहिए तब जाके थिंकिंग होगा, और एक मित्र कहते हैं कि पहले चिंतन हो जाए तब जाके भाषा, उसके बाद भाषा का विकास होता है। अब दोनों बातें हैं कि थिंकिंग पहले होता है कि भाषा पहले होती है, क्या भाषा पहले होती है कि थिंकिंग बाद में होता है। तो भाषा पहले, थिंकिंग बाद में। एक दृष्टिकोण भाषा पहले, चिंतन बाद में। पहला दृष्टिकोण चिंतन पहले, भाषा बाद में। दूसरा दृष्टिकोण, दो दृष्टिकोण पर बात कर रहे हैं यहाँ पर, और एक मध्य स्थिति होती है, दो विपरीत विचारों का एक तीसरी दृष्टिकोण है कि इन दोनों के मध्य में, तो कहते हैं कि दोनों साथ साथ होती है। ये तीन अवस्थाओं को हमने समझने का प्रयास किया। मनोविज्ञानिकों ने चिंतन में मानसिक तत्परता के महत्व को दिखाने के लिए अन्य प्रयोग किए। इसमें कुछ प्रयोग द्वारा यह दिखलाया कि तत्परता से समस्या समाधान या चिंतन में मदद मिलती है। यदि तत्परता अनुचित या गलत हुई तो इससे व्यक्ति की समस्या समाधान में बाधा होती है। कभी भी समस्या का समाधान बाद में करना है, पहले समस्या है, समस्या का तल क्या है, ये महत्वपूर्ण होता है। जो हमारी प्रॉब्लम्स है, साइकोलॉजिकल है, फिजिकली है, साइकोलॉजिकली है या स्पिरिचुअली है, ये इसका हमें क्या करना है, विशेष ख्याल रखना है कि हमारा जो समस्या है वो समस्या किसके तल पर है। क्या हमारी मानसिक बीमारी, मानसिक समस्या है या शारीरिक समस्या है या हमारी आत्मिक समस्या है। मुख्य तल तो तीन ही होंगे, उसके तल पर उसके इर्द गिर्द होंगे तीनों, इन तीनों के इर्द गिर्द हुई समस्या होती है। तो ये हमें ख्याल रखना है, पहले हमें सही चुनाव करना है, पहले हमें देखना है, झांकना है कि हमारी समस्या किस तल पर है। जब ये हमें देख लेते हैं तब जाके उसके बाद समाधान करने में हमें आसानी से हम उसको समाधान कर पाते हैं। नहीं तो उसको मन की या शरीर की, मन से जोड़ देते हैं, मन की आत्मा से जोड़ देते हैं, तो फिर यहाँ पर बड़ा द्वंद्व हो जाता है, बड़ा समस्या समाधान करने में बड़े हम निष्फल होंगे और बड़ा जटिल हो जाता है समस्या का समाधान करना। तो तीन बातें, अगर ये बात हमने अच्छे से हमने इसको देख लिया, दर्शन कर लिया, हमने फिलोसफी अगर हम दर्शक बन गए, दार्शनिक अगर फिलोसोफर अगर हम बन गए, दार्शनिक अगर हम बन गए, तो दर्शन करने वाले हम बन गए, दृष्टा और दृष्टि दोनों को देखने वाले, दृश्य को जो दृश्य है उसके अंदर दृष्टा और दृष्टि जो है उसको देखने वाले अगर हम बन गए था, दार्शनिक हम बन गए, तो समस्या का समाधान हो ही जाएगा। तो पहले दर्शन करना है कि हमारी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक जो समस्या है उसको पहले पृथक पृथक देखना, पहले देखना, और देख लिया तो फिर समाधान आसानी है। क्योंकि फिर हम अगर शारीरिक अगर बीमारी है तो हमें डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर मानसिक बीमारी है तो फिर मनोचिकित्सक के पास जाएंगे, दार्शनिक के पास जाएंगे, अगर आत्मिक है तो फिर सद्गुरु के पास जाएंगे। तो ये अलग अलग विभाग है। अब हमें बीमारी हो रही है, शारीरिक हो रही है, मानसिक, और जा रहे हैं हॉस्पिटल में, अस्पताल में, चिकित्सालय में, तो ये हाल नहीं होने वाला, वहां से कुछ हल होने वाला नहीं है। और आत्मिक आपकी समस्या है और आप जा रहे हैं हॉस्पिटल में, तो भी हल होने वाला नहीं है। तो आपको पहले क्या करना है कि आपका जो तल जो स्तर है उसकी पहले क्या करनी है, आपको सही जांच करनी है, उसका पहले खोज करनी है, फिर शोध करना है, फिर अनुसंधान करना है, पहले देखना है कि कौन सी बीमारी है। तो फिर उसके हिसाब से अलग अलग विभाग दिए गए हैं। चिकित्सालय में, अस्पताल में जाओ, अगर शारीरिक कष्ट हो रहा है तो, दुख हो रहा है तो फिर मनोविज्ञानी के पास जाओ, शिक्षक के पास जाओ, अगर बहुत ज्यादा फिर मन की तल पर भी समस्या अगर पूर्ण हो चुकी, फिर आत्मिक तल पर समस्या है तो फिर सदगुरु के पास जाओ। चिंतन की प्रक्रिया लक्ष्य निर्दिष्ट होती है, लक्ष्य होता है, गोल होता है। यथार्थवादी चिंतन तर्कपूर्ण होता है, इसका संबंध ऊपर वास्तविकता से होता है। प्रयत्न, इसमें प्रयत्न तुष्टि की प्रक्रिया होती है। चिंतन करने में भी क्या होगा, हम प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे, ट्रायल करेंगे, उसका त्रुटि होगी, उसमें मिस्टेक होगी, ऐसी प्रक्रिया इसमें होती है।
चिंतन में स्पष्ट रूप से कोई न कोई निश्चित समस्या होती है। चिंतन में समस्या तो होगी, चिंतन करे क्यों रहे हैं हम? किसी समस्या का समाधान करने के लिए तो चिंतन कर रहे हैं जी। चिंतन करो क्यों? अर्थात विकास को हम उपलब्ध हुए नहीं हुए इसकी जांच करना। चिंतन करना क्यों होता है? कभी आपने प्रश्न किया कि चिंतन करना क्यों होता है? चिंतन कर क्यों रहे हैं? जांचना परखना कि हम अपने आप को विकसित कर पा रहे नहीं कर पा रहे। इसलिए चिंतन क्या है? प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रदायों, नियमों, अन्य मध्यस्थ इकाइयों के मानसिक तोड़ को जोड़ना, तोड़ना, मरोड़ना, उसका नाम है चिंतन, उसका नाम है थिंकिंग। मानसिक तत्परता, मानसिक तत्परता से मतलब होता है कि ऐसी मानसिक स्थिति जिसके सहारे वह दिए गए समस्या का समाधान करने की हम कोशिश करते हैं। 100 मिलाकर तो प्रश्न पूछे हैं कि उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। जो प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर यहाँ पर दिया है। संदर्भ ग्रंथ सूची है, निबंधात्मक प्रश्न। चिंतन के स्वरूप प्रकार डालिए। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, चिंतन में भाषा के महत्व को समझाते हुए और मित्र जो और है उसकी प्राग कल्पना का वर्णन कीजिए। तीसरा है, चिंतन में मानसिक तत्परता की भूमिका को समझाते हुए इसके लाभकारी प्रभाव को व्याख्या कीजिए। चौथा है, टिप्पणी। चिंतन की प्रक्रिया। दूसरी, मानसिक वृत्ति का हानिकारक प्रभाव। तीसरा, चिंतन में भाषा के महत्व की आलोचनात्मक व्याख्या। यहीं पर क्या है? खंड चौथा का नाम है चिंतन समस्या का समाधान, थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। थिंकिंग, सॉल्विंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग दो बातें दी हैं। इसके अंदर पहले का ही चिंतन अर्थात थिंकिंग, इसकी क्या है स्वरूप, इसका नेचर और प्रोसेस प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। कल की पाठशाला में खंड चौथे का दूसरा और तीसरी इकाई को लेंगे तो कल की पाठशाला में खंड चौथा भी पूर्ण हो जाएगा। फिर अगले दिन 5वें खंड में आएंगे, फिर उसके बाद अगले दिन में फिर क्या है 6ठे खंड में जाएंगे। फिर मनोविज्ञान का जो पहला विषय, जो पहला प्रश्न पत्र है PSY 101 मनोविज्ञान की मूलभूत प्रक्रियाएं, वो जो पुस्तक है पहला प्रश्न पत्र पूर्ण हो जाएगा। तो करीब करीब जा रहे हैं, आधे करीब हम पहुंच चुके हैं, आधा हमारा और शेष जाएगा। ख्याल रहे 5 दिसंबर को एक परीक्षा का आयोजन करना है संस्कृत साहित्य का। प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र, उसकी तैयारी कर रहे हैं। मेरी बात मानना नहीं है, जानना है, आनंद महोत्सवपूर्वक जीवन जीना है। मेरी बातों के प्रेम पूर्वक शांतिपूर्वक सुना, बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार